यह अधिक दिनों की बात नहीं है जब प्रेत सेवी वरद बाबू सत्य सेवी ब्योमकेश के पास भागते हुए आए थे। ब्योमकेश अपने स्वभाव के अनुसार बाहर बहुत कम जाते थे। इसकी बजाय वे आना सारा ताना बाना किसी मकड़ी की तरह अपने कमरे में एक कोने में बैठकर बुनते थे। लेकिन उस बार उन्होंने 300 मील की यात्रा करके सबको चौंका दिया था। ब्योमकेश के बचपन का एक दोस्त बिहार राज्य में पुलिस उपधीक्षक के पद पर कार्यरत था। कुछ समय पूर्व उसका तबादला मुंगेर में कर दिया गया और तभी से वह ब्योमकेश के पास नियमित अंतराल पर पत्र भेजता रहता था। इस हार्दिक आमंत्रण के पीछे अवश्य ही उसका कोई गुप्त उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि मेरा मन इस बात की कल्पना को भी नहीं स्वीकार कर सकता कि कोई डीएसपी बिना किसी मकसद के अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से जीवित करना चाहेगा। यह मध्य सितंबर की बात है। अधिकतम वर्षा के कारण बादल अपना रंग खो चुके थे। ऐसे ही एक दिन अपने पुलिस मित्र का पत्र मिलने के बाद ब्योमकेश ने थोड़ी व्यग्रता के साथ सुझाव दिया, चलो मुंगेर चलते हैं। मैं तैयार था। दुर्गा पूजा से पहले पतझड़ के मौसम ने अपने घरों से दूर रहने वाले निवासी बंगालियों को अपने घर जाने और अनिवासी बंगालियों को त्योहार मनाने के लिए उसकी तैयारी करने के लिए प्रेरित कर दिया था। हाँ चलते हैं, मैंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। निर्धारित समय पर मुंगेर पहुंचने के बाद हमने डीएसपी को प्रतीक्षा करते पाया। उसका नाम शशांक बाबू था। उसकी आयु भी लगभग हमारी जितनी ही थी। वैसे अभी वह 30 से अधिक आयु का नहीं था, फिर भी उसके पेशे और भागदौड़ ने उसमें अधेड़ों जैसी व्यस्तता ला दी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पर्याप्त युवा होने के बावजूद उसकी जिम्मेदारियों और काम के बोझ ने उसे बूढ़ा बना दिया था। वह हमें किले के अंदर स्थित अपने सरकारी निवास पर ले गया और वहीं हमारे रहने का प्रबंध भी कर दिया। मुंगेर के उस भाग को किला कहा जाता था। यह बात अलग थी कि अब उसमें किले जैसी कोई बात नहीं थी। कभी वह मीर कासिम का अभेद किला हुआ करता था। वह लगभग 1/4 मील के गोल दायरे वाले प्राचीरों और गहरी खाई से घिरा क्षेत्र था। उसके बाईं ओर गंगा नदी बहती थी और उसमें 3 विशाल दरवाजे थे। वर्तमान में उसके अंदर एक कारागार, उच्च स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारियों और न्यायिक कर्मचारियों के सरकारी आवास तथा खेल का एक विशाल मैदान था। उसके अंदर कुछ सामान्य नागरिक भी रहते थे। कस्बा, बाजार और वास्तविक मानव बस्तियां उसके बाहर थीं। किला एक प्रकार से उच्च श्रेणी वाले राजकीय तथा सम्मानीय लोगों का निवास स्थल था। शशांक बाबू के साथ मेरा परिचय उनके घर में चाय और नाश्ते पर हुआ। उन्होंने अभिभूत होकर हमारा स्वागत किया, परंतु उसके साथ परिचर्चा के दौरान मुझे महसूस हुआ कि वह आदमी अत्यंत चालाक था। जब तक आप उसका बारीक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह किस प्रकार बातों में उलझाकर बीच बीच में अपने मतलब की बातें कर लेता था। उसने अपने बचपन और मित्रता की स्मृतियों को ताजा करते हुए मुंगेर के कुछ दर्शनीय स्थलों की सूची हमें थमा दी और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक अत्यंत परिश्रमी एवं कार्यकुशल व्यक्ति था। और उसने बातों ही बातों में अपने काम की बात इस तरह कर डाली कि हमें कोई असंतोष व्यक्त करने अथवा नाराजगी प्रकट करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। सच्चाई यह है कि उसके घर हमारे पहुंचने के आधा घंटे के भीतर ही उसने असली मुद्दा कब उठा दिया था उसका पता भी मुझे नहीं चल पाया। परंतु ब्योमकेश की आंखों में तैरती खुशी ने मुझे सावधान कर दिया था। उस समय शशांक बाबू कह रहे थे कि मैं आप लोगों को केवल प्राचीन खंडरों और गर्म जल के कुछ फुहारों को दिखाकर ही निराश नहीं करूंगा। यदि आपकी रुचि अलौकिक चीजों को देखने की हो तो उसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारे कस्बे में अभी हाल ही में एक रहस्यमय भूत आया है जिसने मुझे कुछ परेशान कर दिया है। क्या तुम पुलिस में होकर भी अपने काम के सिलसिले में भूतों से दुखी होते हो? व्योमकेश ने पूछा। अरे कदापि नहीं, शशांक बाबू मुस्कुराए। तो जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, दरअसल बात यह है कि इसी किले में लगभग 6 महीने पहले एक सज्जन की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यद्यपि उसकी मौत का रहस्य अभी भी सुलझ नहीं पाया है, परंतु उसकी आत्मा उस मकान के इर्द गिर्द मंडराने लगी है जिसमें अपनी मौत के समय वह रहता था। व्योमकेश ने अपनी उलसित आंखों में चमक लाते हुए अपना खाली कप रख दिया। सावधानीपूर्वक रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए उन्होंने कहा, शशांक, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे वार्तालाप का कौशल लगातार निखरता और मजबूत होता जा रहा है। अभी हम मुंगेर के
मैं कदम रखे आधा घंटा भी नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारे अभिनय की ओर आकर्षित हो गया हूँ। अब तुम मुझे पूरी घटना का संपूर्ण विवरण दो। दो बुद्धिमान लोगों की बैठक चल रही थी। व्योमकेश का इशारा समझने के बाद शशांक बाबू थोड़ा व्यथित दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने अचानक पूछा, एक कप चाय और मंगाऊं? नहीं। कुछ पान वगैरह? आपके लिए अजीत बाबू? ठीक है, मैं घटना का वृतांत सुनाता हूँ। वैसे यह कोई रूह कांपाने वाली घटना नहीं है जो लगभग 6 महीने पहले हुई। अपने मुंह में पान दबाते हुए शशांक बाबू ने अपनी कहानी शुरू की। किले के दक्षिणी दरवाजे के निकट एक खास मकान है। यद्यपि यह एक छोटा सा मकान है, परंतु उसके आसपास का स्थान खुला हुआ है। किले के अंदर सभी मकान थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं। वे शहरों की तरह एक दूसरे से सटे हुए नहीं हैं। हर एक मकान का अपना निजी परिसर है। उस मकान का मालिक एक स्थानीय अमीर जमींदार है। वह अपना मकान किराए पर देता है। यह आदमी जो उस मकान में विगत 15 वर्षों से रहता था, उसका नाम बैकुंठ दास था। वह आदमी बूढ़ा हो चला था और जाति से सुनार था। बाजार से में उसकी सोने चांदी की दुकान थी, लेकिन वह केवल दिखाने के लिए थी। उसका असली कारोबार जवाहरातों का था। उसके बही खाते से पता चला कि जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी, उसके पास 51 बेशकीमती जवाहरात थे। हीरे, मोती, मानिक, पन्ने, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए थी। वह अपने सारे बेशकीमती जवाहरात अपनी दुकान के बजाय अपने घर में रखता था। इसके बावजूद हैरानी वाली बात यह थी कि उसके पास कोई लोहे की तिजोरी भी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वह अपने जवाहरात को कहाँ छिपा कर रखता था। जब कोई ग्राहक आता तो वह उसे अपने घर ले आता था और उसे अतिथि कक्ष में बैठाकर ऊपर वाली पहली मंजिले पर अपने शयन कक्ष में जाकर जवाहरात निकाल लाता था और ग्राहक को दिखा देता था। उसकी अमीरी को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना धनी आदमी था, लेकिन उसकी वेशभूषा देखकर उसके ऊपर कोई संदेह नहीं कर सकता था। इसकी बजाय वह अपेक्षाकृत शांत, ईश्वर भक्त बूढ़ा आदमी हमेशा अपने गले में पवित्र तुलसी की माला पहने रहता था। परंतु जब कोई आदमी किसी अच्छे काम के लिए कभी उसके पास चंदा मांगने जाता था, तो वह अपनी दीनता का ऐसा प्रदर्शन करता था कि लोगों ने चंदा मांगने के लिए उसके घर जाना ही छोड़ दिया था। इस प्रक्रिया में लोगों ने उसका नाम बदलकर हंसी मजाक में उसे श्रीमान बैकुंठ की बजाय श्रीमान कंजूस कहना शुरू कर दिया था। कस्बे की संपूर्ण बंगाली बिरादरी उसे स्वर्णकारक जी कहकर संबोधित करती थी। वह आदमी वास्तव में असाधारण रूप से कंजूस था। उसके पूरे महीने का खर्च मात्र 70 रुपये था, जिसमें से 40 रुपये वह मकान का किराया देता था। वह अपनी बेटी और मूर्ख नौकर के ऊपर खाने, कपड़े इत्यादि पर केवल 30 रुपये खर्च करता था। मैंने उसका बही खाता देखा था। उसके खर्चे कभी भी 70 रुपये से अधिक नहीं होते थे। कितनी अजीब बात थी ना। मुझे अक्सर यह देखकर हैरानी होती थी कि कैसे कोई कंजूस आदमी किले के अंदर रहने के लिए इतना ऊंचा किराया अदा करता था। उसके बाहर वह अपने रहने के लिए बहुत कम किराए पर कोई सस्ता मकान भी ले सकता था। व्योमकेश अपनी मेज के सामने वाली कुर्सी पर पसरे हुए बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें पत्थरों से बने किले के दरवाजे पर टिकी हुई थी। किले का अंदरूनी भाग अवश्य ही सुरक्षित था, क्योंकि उसके अंदर चोर डाकुओं के आने की संभावना बहुत कम थी। कोई ऐसा आदमी जिसके पास 2.5 लाख रुपए मूल्य के रत्नाभूषण हो, वह किसी सुरक्षित क्षेत्र में रहने के लिए विवश ही तो होगा। मिस्टर बैकुंठ कंजूस भले ही रहे हो, परंतु लापरवाह कतई नहीं थे। मैंने भी इस बारे में काफी अनुमान लगाया था, शशांक बाबू ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन कहानी से पता चलता है कि किले की मजबूत आंतरिक सुरक्षा के बावजूद वह चोरों की बादसरी की आंखों से बच नहीं पाया। चोरी की योजना अवश्य ही कुछ समय पूर्व बनाई गई होगी। मुंगेर भले ही एक छोटा कस्बा हो सकता है, परंतु उसे महत्वहीन मानकर खारिज मत कीजिए। नहीं, सचमुच नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? व्योमकेश ने प्रतिवाद करते हुए कहा। यहाँ ऐसी अनेक महान विभूतियां हैं जिनकी चोरी, गोलीबारी और हत्या की प्रवणता का मुकाबला कलकत्ता जैसा महानगर भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तक कि उन्हें लेकर सरकार भी काफ़ी चिंतित है। आप तो जानते हैं कि यहाँ मीर कासिम के ज़माने से ही बंदूकों के अनेक कारखाने हैं। क्यों, ऐसा ही है ना? लेकिन फ़िलहाल आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप मुझे ना आप बैकुंठ सुनार की कहानी सुनाने दीजिए। कुछ इधर उधर की अप्रासंगिक घटनाओं और अपनी तथा पुलिस विभाग की जिम्मेदारियों का वर्णन करने के बाद शशांक बाबू ने अपनी बात पुनः शुरू की।
26 अप्रैल को रात लगभग 8 बजे बैकुंठ बाबू अपनी दुकान से घर वापस आए। वह अत्यंत सीधे और सरल व्यक्ति थे। उन्हें तत्काल किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। खाना खाने के बाद रात लगभग 9 बजे वह अपनी पहली मंजिल के कमरे में सोने चले गए। उनकी बेटी पूजा वाले कमरे में सोती थी। अपने पिता को खाना देने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मूर्ख नौकर को रात में दुकान की पहरेदारी करनी होती थी। मालिक जैसे ही दुकान से घर आते वह तत्काल दुकान पर चला जाता। कोई नहीं जानता था कि उसके बाद घर में क्या हुआ। जब बैकुंठ बाबू सुबह कमरे से बाहर नहीं निकले तो दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस को उनका शव जमीन पर दीवार के सहारे बैठी हुई स्थिति में मिला। उनके शरीर पर चोट का कोई घाव नहीं था। हत्यारे ने उनका गला घोटकर उन्हें मार डाला था और उनके सारे जवाहरात लेकर चंपत हो गया था। इसका तात्पर्य है कि हत्यारा खुली हुई खिड़की से अंदर आया? ब्योमकेश ने पूछा। ऐसा ही लगता है, शशांक बाबू ने भी उत्तर दिया। चूंकि कमरे का एकमात्र दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए कमरे में दाखिल होने के लिए खिड़की के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। और मुझे संदेह है कि बैकुंठ बाबू खिड़की खोलकर सोने गए थे। वह गर्मी का मौसम था और उस रात गर्मी भी कुछ अधिक थी। खिड़की में सरिये भी नहीं लगे हुए थे, जिससे चोरों के लिए खिड़की पर सीढ़ी के जरिए पहुंचना आसान था। क्या बैकुंठ बाबू के सारे जवाहरात चुरा लिए गए थे? सब के सब 2.5 लाख रुपए के जवाहरात चोरी हो गए थे। उनके कमरे में एक भी नहीं मिला। चोरों ने लकड़ी के डिब्बे में रखे उनके निजी पैसे भी नहीं छोड़े, वे सब कुछ चुरा ले गए। क्या बैकुंठ बाबू अपने जवाहरात इसी लकड़ी के डिब्बे में रखते थे? इसके अलावा वे और कहाँ रख सकते थे? और सचमुच इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि उन्होंने उसे कहाँ रखा था। किसी को उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी जेवरात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनके कमरे में कोई तिजोरी नहीं थी। उसके बावजूद वे अपने सारे हीरे मोती अपने उसी सोने वाले कमरे में रखते थे। इस आधार पर केवल यही अनुमान लगाया जा सकता था कि वे अपने जवाहरात लकड़ी के डिब्बे में ही रखते थे। क्या कमरे में कोई अन्य डिब्बा तथा दराज नहीं थी? कोई भी नहीं। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस कमरे में एक चटाई, एक तकिया और वह डिब्बा तथा पानदान, पानी के एक मटके के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उनके कमरे की दीवारों पर कोई चित्र भी नहीं था। एक पानदान? क्या आपने उसकी सावधानी से जांच की? ब्योमकेश ने पूछा। शशांक बाबू ने एक व्यथित मुस्कान दी। देखो, हम उतने भी मूर्ख नहीं हैं जितना तुम हमें समझ रहे हो। हमने कमरे में मौजूद हर एक चीज की बारीकी से जांच की थी। पानदान में चूने और पान में पड़ने वाली अन्य चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। पानदान पीतल का बना था, जिसमें पान की प्रत्येक सामग्री रखने के लिए अलग अलग खाने बने हुए थे। बैकुंठ बाबू पान खाने के आदी थे और चूंकि उन्हें बाजार में मिलने वाला पान पसंद नहीं था, इसलिए अपना पान वह खुद बनाते थे। क्या तुम्हें इसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए? अरे नहीं, इतना ही काफ़ी है, ब्योमकेश ने हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। पुलिस के काम करने के तरीके और उसके धैर्य पर संदेह करने जैसी कोई बात नहीं है। इस बात पर हर एक आदमी सहमत है। कुल मिलाकर इस कहानी का मोटा मोटा अनुमान यह है कि एक या अधिक चोरों ने बैकुंठ बाबू की हत्या की थी और 2.5 लाख रुपए के जवाहरात लेकर फरार हो गए थे। क्या तुमने कभी सुना किसी ने उन जवाहरात को कहीं बेचने की कोशिश की? अभी तक कहीं जवाहरात की सेल नहीं लगी थी। यदि ऐसा होता तो हमें उसकी जानकारी अवश्य मिलती। हमने हर तरफ अपने मुखबिर छोड़ रखे हैं। बहुत अच्छा। और फिलहाल तो इतना ही कि बैकुंठ बाबू की बेटी अभी शोकाकुल दशा में है। वे अपने पीछे एक भी पैसा नहीं छोड़ गए। उनके घर में कहीं एक भी पैसा नहीं मिला। उसके पास केवल वही पैसा था जो उसे अपनी दुकान का सारा सोना चांदी बेचने के बाद मिला था। यह देखना अत्यंत दुखद लगता है कि किसी संभ्रांत परिवार की कोई बंगाली लड़की प्रदेश में अपनी गरीबी के कारण किसी के सहारे पर रहने पर मजबूर हो। और वह किसके सहारे रहने पर मजबूर है? एक वयोवृद्ध स्थानीय वकील, उनका नाम ताराशंकर बाबू है। उन्होंने स्वेच्छा से बैकुंठ बाबू की बेटी को अपने घर में आश्रय दिया है। आप कह सकते हैं कि वकील होने के बावजूद वे अच्छे आदमी हैं। बैकुंठ बाबू के साथ उनके संबंध अत्यंत मधुर थे। वे प्रत्येक रविवार को दोपहर में उनके साथ शतरंज खेला करते थे। तो क्या वह लड़की विधवा है? नहीं, शादीशुदा है, लेकिन उसे विधवा कहना भी गलत नहीं होगा। उसकी शादी छोटी उम्र में हुई थी। उसका पति शादी के बाद से ही आवारा और व्यभिचारी हो गया। वह भी कुछ समय पहले तक सर्कस में काम करता था और अचानक अपने सर्कस वाले साथियों के साथ बाहर चला गया था। तब से उसका कोई अता पता नहीं है।
यही कारण है कि बैकुंठ बाबू से अपने साथ रहने के लिए लिवा ले आए थे। उसकी आयु कितनी है? लगभग 23 या 24 वर्ष। चरित्र है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका चाल चलन बिल्कुल अच्छा है। उसकी वेशभूषा में भी नैतिकता झलक दिखाई देती है। आप उसे एक भोली भाली चुड़ैल भी कह सकते हैं। उसके गरीब पति को सचमुच दोषी नहीं, अच्छा मैं समझ गया, उसका कहीं कोई और परिवार नहीं है, कहने के लिए कोई नहीं है। उसके चाचा के लड़के नवद्वीप में रहते हैं। बैकुंठ बाबू की मौत की खबर सुनकर उनमें से कुछ यहाँ आए भी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चोर सब कुछ लूट ले गए और यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, तो बारी बारी से सभी किसी न किसी बहाने से यहाँ से खिसक गए। ब्योमकेश काफी देर तक खामोश रहने के बाद सांस बाहर छोड़ते हुए बोले, बड़ा विचित्र मामला है, लेकिन इसमें कुछ करने के लिए अब तक काफी देर हो चुकी है। इसके अलावा मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, आज यहाँ हूँ, कल चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, संभवतः तुम भी इसे स्वीकार नहीं करोगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे काम में दखल क्यों दूंगा? शशांक बाबू ने घोषणा की, मैं तुमसे औपचारिक तौर पर कोई अनुरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ सैर करने आए हो। यदि इस मामले में तुम्हें कुछ समझ में आता है तो व्यक्तिगत तौर पर मेरी सहायता कर सकते हो। तुम यहाँ छुट्टी मनाने आए हो, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जिम्मेदारियों का भार नहीं डालूंगा। शशांक बाबू के इरादे अब पूरी तरह स्पष्ट हो गए थे। वह सहायता लेने के लिए तो इच्छुक थे, परंतु वह औपचारिक तौर पर किसी अन्य को उसका श्रेय देने के इच्छुक नहीं थे, और इस प्रकार वे अपनी प्रशंसा भी किसी से साझा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ऐसा ही सही, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं किसी औपचारिक दायित्व के बिना ही तुम्हारी सहायता करूंगा। वैसे उस दिन तुम उस मकान के भूतहा होने के बारे में क्यों कह रहे थे? बैकुंठ बाबू की मौत के कुछ दिन बाद एक अन्य किराएदार उस मकान में आया था, और वह भी बंगाली था, शशांक बाबू ने स्पष्ट किया, और उसके आने के बाद से भूत की परेशानी शुरू हो गई। प्रत्येक बात पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, किंतु कुछ विचित्र हरकतें अवश्य होने लगी। 15 फीट ऊंची कोई आत्मा रात में खिड़की से झांकती थी। किराएदारों के अलावा कुछ अन्य लोगों ने भी उसे देखा था। क्या? हाँ, यहाँ वरद बाबू नाम के एक सज्जन, अरे वह भी भूत की तरह बात कर रहे थे, और यहाँ शैलेन बाबू भी हैं। आश्चर्य। अच्छा कृपया अंदर आइए। ब्योमकेश, भरत बाबू अलौकिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। भूत प्रेतों की कहानी तुम इनसे स्वयं सीधे सुन सकते हो। प्रारंभिक परिचय के बाद दोनों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भरत बाबू नाटे कद के गोलमटल और गोरी त्वचा वाले इंसान थे, जो हमेशा अपनी दाढ़ी मुंह साफ रखते थे। लोग तो उन्हें ताजा आलू भी कहते थे। उनके साथी शैलेन बाबू ठीक उनके विपरीत, लंबे पतले, परंतु उन्हें मरियल नहीं कहा जा सकता। हमारी बातचीत के दौरान उनके बारे में और भी कई बातें सामने आई। वरद बाबू वहाँ के स्थानीय निवासी थे और अपना खर्च, विरासत में मिली संपत्ति और कुछ मकानों से किराए के रूप में होने वाली आमदनी से चलाते थे, और खाली समय में चटकारे लेकर भूत प्रेतों की अलौकिक कहानियां भी सुनाया करते थे। शैलेन बाबू एक अमीर आदमी थे, जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने मुंगेर आए थे, परंतु यहाँ का वातावरण उन्हें शारीरिक रूप से इतना लाभप्रद लगा कि अब इन्होंने यहाँ एक मकान खरीदकर स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। दोनों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं थी। हमने उन्हें भी अपना परिचय दिया, लेकिन पता चला कि उन्होंने तो कभी ब्योमकेश का नाम ही नहीं सुना। ऐसी थी इनकी प्रसिद्धि। बात चाहे जो भी हो, परिचय हो जाने के बाद वरद बाबू ने कहा, आप कंजूस बैकुंठ दास की कहानी सुन रहे थे? क्यों, ऐसा ही है ना? त्रासदी घटना, एक अस्वाभाविक मौत। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक गया में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्योमकेश द्रवित हुए। क्या आपको आत्माओं एवं उनके मृत्युपरांत जीवन में विश्वास नहीं है? वरद बाबू ने उनकी ओर तीखी निगाहों से देखते हुए पूछा। मुझे तो किसी में भी विश्वास नहीं है, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मेरी गणना से बाहर हैं। बेशक आप उन्हें अपनी गणनाओं से बाहर रख सकते हैं, परंतु वे बाहर होने से इनकार कर देती हैं। वरद बाबू ने अनुक्रिया की। यही तो समस्या की जड़ है। आप भी भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे। शैलेन बाबू, आप उन्हें झूठा कहकर उन पर हंसते थे, लेकिन अब यदि मैं यह कहूँ कि अब मैं उन पर आंख बंद करके विश्वास करता हूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वरद बाबू के साथी ने कहा। वास्तव में ब्योमकेश बाबू, किसी समय मैं भी आपकी ही तरह था। मैं भूतों के बारे में कभी चिंतित नहीं होता था, लेकिन यहाँ
वरद बाबू से परिचय होने के बाद हम इस बारे में जितनी अधिक चर्चा करते हैं उतना ही अधिक मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। मैं मानने लगा हूं कि इस दुनिया में आत्माओं पर कोई विचार किए बिना जीवित रहना कमोबेश असंभव है। मैं नहीं जानता, व्योमकेश ने उत्तर दिया। हम अपनी बात करें तो कह सकते हैं कि उनकी चर्चा किए बिना भी हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। और इसके अलावा लोगों की ज़िंदगी वैसे भी जटिल होती जा रही है, और उसमें एक मुसीबत यह भी जोड़ दें, इन सब के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। शशांक बाबू ने हस्तक्षेप किया। वरद बाबू, आप व्योमकेश बाबू को बैकुंठ बाबू की भूत वाली कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ, यह एक उत्तम विचार है, व्योमकेश ने कहा। सिद्धांत की अपेक्षा कहानियां अधिक मनोरंजक होती हैं। वरद बाबू के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो कहानियां सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सभी इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि उन्हें ऐसे सुधी श्रोता मिले। अधिकतर लोग अविश्वासी होते हैं जो खामियां निकालने में माहिर होते हैं। उनका ध्यान कहानी सुनने पर कम लेकिन बहस करने में अधिक होता है। इसलिए जब वरद बाबू ने व्योमकेश को यह कहते सुना कि वे सिद्धांतों की बजाय कहानियों पर अधिक विश्वास करते हैं तो उनका चेहरा खिल उठा, और मैंने महसूस किया कि उन्हें कभी ऐसा सौम्य एवं धीर श्रोता शायद कभी पहले नहीं मिला था। हर एक आदमी की एक ही तरह की कहानियां नहीं कहता। वरद बाबू की शैली अत्यंत रोचक थी। वह कहानी के अंतिम सिरे की ओर नहीं भागते थे। उनकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। उनके वर्णन में घटनाओं की भरमार नहीं होती थी, लेकिन कहानियों में घटनाओं की इतनी प्रवीणता से पिरोया जाता था कि श्रोता अक्सर उनमें डूब जाते थे। उनके चेहरे और उनकी आंखों का हाव भाव इतनी पूर्णता से कहानी के साथ चलता था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। आपने बैकुंठ बाबू की मृत्यु के बारे में सुना है? उनकी अकाल मौत हुई थी। उन्हें अपने पश्चिम जीवन की तैयारी करने का कोई अवसर ही नहीं मिला, और हमारा विश्वास है कि जब कोई आत्मा इस तरह अप्रत्याशित तौर पर शरीर से अलग होती है तो शरीर के साथ उसका लगाव समाप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, वह यह विश्वास नहीं कर पाती कि अब वह उस शरीरधारी से अलग हो चुकी है। अन्य मामलों में यदि उसे यह विश्वास हो भी जाए तो भी वह उस शरीर से इस भौतिक जगत में अपना लगाव समाप्त नहीं कर पाती है। वह लगातार उन स्थानों पर भटकती रहती है जिनसे वह जीवित अवस्था में परिचित थी। मैं आपको इन सिद्धांतों पर विश्वास करने का आग्रह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कहानी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ उसे किसी अन्य तरीके से संतोषजनक रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता। इन घटनाओं की सत्यता किसी प्रश्न से परे है। मुझे कहानियों को रोचक तरीके से कहने में प्रतिष्ठा प्राप्त है, लेकिन इस मामले में अत्यंत अविश्वासी व्यक्ति भी यह मानने पर विवश हो जाएगा कि मेरी कहानी में अतिशयोक्ति का लेश मात्र भी नहीं। क्या आप सहमत हैं शैलेन बाबू? जी हाँ, शैलेन बाबू ने पुष्टि की। यद्यपि अमूल्य बाबू के पास भी उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कि उनके द्वारा वर्णित घटनाएं बनावटी नहीं थी। इसलिए वरद बाबू ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कारण चाहे जो भी हो, परंतु ये घटनाएं किसी संदेह से परे हैं। बैकुंठ बाबू की मृत्यु के बाद उनका घर कुछ सप्ताह तक पुलिस के नियंत्रण में रहा। इस बीच ताराशंकर बाबू ने बैकुंठ बाबू की बेटी को अपने घर में रखा। मैं नहीं कह सकता कि क्या इस अवधि के दौरान कोई घटना हुई अथवा नहीं, क्योंकि उस दौरान 2 सिपाहियों को उनके मकान की निगरानी करने के लिए तैनात किया गया, जो संभवतः शराब के नशे में सारी रात मस्ती की नींद लेते थे, और वे इस स्थिति में होते ही नहीं थे कि वे किसी भूत अथवा आत्मा के आगमन पर ध्यान दें। बहरहाल वहां से पुलिस के चले जाने के बाद उस मकान में एक नए किराएदार आए। उनका नाम कैलाश चंद्र मलिक था। अत्यंत बीमार और बूढ़े, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए मुंगेर आए थे, और बिना किसी पूछताछ के उन्होंने किले के अंदर पहला उपलब्ध मकान किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने उन्हें यह बात नहीं बताई कि उस मकान में पहले एक हत्या हो चुकी थी। कुछ दिन निर्विघ्न रूप से बीत गए। कैलाश बाबू ने पहली मंजिल के उसी एकाकी कमरे में कब्जा जमा लिया जिसमें बैकुंठ बाबू की हत्या हुई थी। उनके नौकर और रसोइया नीचे भूतल पर रहते थे। एक ग्रामीण जमींदार कैलाश बाबू पर्याप्त रूप से काफ़ी अमीर आदमी थे। उनका अपने एकमात्र पुत्र से विवाद चल रहा था और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए जलवायु परिवर्तन की इस यात्रा में वह पूरी तरह अपने नौकर और रसोइये पर निर्भर थे। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भूत प्रकट हुआ। जैसे ही कैलाश बाबू अपनी गोलियां खाकर लगभग 9 बजे सोने की तैयारी करने लगे,
उनकी नज़रें खिड़की की ओर गई। चूंकि गर्मी होने के कारण खिड़की खुली हुई थी, उन्होंने खिड़की पर एक भयानक चेहरे को अपनी ओर घूरते देखा। अचानक उनकी चीख निकल गई, जिसे सुनकर उनका नौकर और रसोइया भागकर ऊपर आए, लेकिन तब तक वह चेहरा गायब हो चुका था। वही घटना 2 अन्य रातों को भी दोहराई गई। पहली घटना को कैलाश बाबू का मतिभ्रम मानकर हरेक ने उसे खारिज करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी घटना के बाद वे अधिक बहस करने पर उतारू नहीं हुए। खबर फैल गई। यद्यपि हमारा कैलाश बाबू से कोई परिचय नहीं था, फिर भी वह खबर मेरे पास तक पहुंची थी। भूतों और आत्माओं को लेकर मेरे मन में वैज्ञानिक रुचि थी। मैं उन्हें ना तो अस्तित्वहीन मानकर खारिज कर सकता था और ना ही उनके अस्तित्व को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार कर सकता था। इसलिए एक और जहां लोग उन घटनाओं को चर्चा का चटपटा मसाला बनाकर कहानियां बना रहे थे, मैंने उसके बारे में अधिक खोज करने का निर्णय लिया। सिर्फ इसलिए कि वह अप्राकृतिक थी, इसलिए जरूरी नहीं था कि वह असत्य भी हो। एक दिन मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने कैलाश बाबू से मिलने का निर्णय किया। वह अपनी बीमारी दिल का दौरा से पीड़ित थे और डॉक्टर ने उन्हें नीचे जाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने हमें अपने कमरे में ऊपर बुला लिया। बीमारी से परेशान होने के बावजूद उन्होंने उचित ढंग से हमारा स्वागत किया और भूत से अपने साक्षात्कार की सच्ची कहानी बयान की। पिछले एक पखवाड़े में वह आत्मा उन्हें 4 बार दिखाई पड़ी थी, उन्होंने बताया। सभी चारों अवसरों पर वह खिड़की से झांकी और अदृश्य हो गई। उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं था। कभी वह आधी रात को दिखाई देती, कभी भोर में, और कभी कभी तो वह धुंधलका होने के बाद ही दिखाई दे जाती थी। चेहरा अत्यंत डरावना था। उसकी लाल आंखें भूख और लालच से चमक रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह कमरे में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन मनुष्यों की मौजूदगी के कारण वह अब वापस जाने के लिए मजबूर हो जाती थी। कैलाश बाबू की कहानी ने हमें इस बात के लिए सहमत कर लिया कि उसे हमें एक बार स्वयं देखना चाहिए। उन्होंने इसके लिए बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। उसके बाद हमने उनके शयन कक्ष की रोजाना निगरानी शुरू कर दी। हम वहाँ सूर्यास्त से लेकर रात 10 बजे तक रहते और कई बार तो हम लोग उनके पास रात के 11 बजे तक भी ठहर जाते, परंतु हमें वह अदृश्य परछाई कभी नजर नहीं आई। और यदि वह कभी आती भी थी तो हमारे वहाँ से चले जाने के बाद आती थी, इसलिए हम उसे कभी देख नहीं पाते थे। इसके 10 दिनों बाद मेरे दोस्त ने एक एक करके आना बंद कर दिया, यहाँ तक कि शैलेन बाबू ने भी हाथ खड़े कर दिए। केवल मैं ही उनके पास नियमित आता रहा। मैं सूर्यास्त के बाद कैलाश बाबू के पास आता और रात को लगभग 10:30 या 11 बजे वापस चला जाता। इसी तरीके से एक अन्य सप्ताह भी बीत गया। मैंने भी उसके आने की आशा त्यागनी शुरू कर दी। कैसी आत्मा थी जो कैलाश बाबू के अतिरिक्त किसी अन्य को दिखाई नहीं देती थी? मुझे उनके बारे में संदेह होने लगा। तभी अचानक मुझे मेरे परिश्रम का पुरस्कार मिला। कैलाश बाबू के बारे में भी मेरा संदेह समाप्त हो गया। क्या आपने खुद आत्मा को देखा? व्योमकेश ने पूछा, जो अभी तक ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। हाँ, मैंने देखा, वरद बाबू ने सत्यनिष्ठा से कहा। सचमुच? व्योमकेश ने अपनी कुर्सी पर लुढ़कते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचने के बाद कहा, क्या आप बैकुंठ बाबू को पहचान पाए? ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने उन्हें पहचाना। वरद बाबू ने अपना सिर हिलाया। वह कोई चेहरा था, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक इंसानी चेहरा था। वह अदृश्य होने से पूर्व कुछ पल के लिए धुंधला सा दिखाई दिया। कतई असामान्य, व्योमकेश ने टिप्पणी की। अपनी आंखों से कोई भूत देखने वाले खुशकिस्मत लोग बहुत अधिक नहीं हैं। अलौकिक चीजों के दृश्यमान होने के बारे में जितने भी मामलों का विश्लेषण किया गया, उनमें से अधिकतर में यही पता चला कि या तो वह अपवाद है या भ्रमित पहचान का मामला। व्योमकेश के बयान में अविश्वास की बू आ रही थी, इसलिए शैलेन बाबू ने फुर्ती से उनकी बात काटते हुए कहा, केवल वरद बाबू ने ही नहीं, उनके अलावा अनेक अन्य लोगों ने भी उसके बाद देखा था। यहाँ तक कि आपने भी? व्योमकेश ने पूछा। जी हाँ, मैंने भी। उन्होंने अनुक्रिया की। शायद मैं उतना साफ साफ तो नहीं देख पाया, लेकिन जितना कि वरद बाबू ने देखा था, मैंने देखा अवश्य था। उस चेहरे को वरद बाबू के देखने के बाद हम में से कुछ लोगों ने कैलाश बाबू के पास पुनः जाना प्रारंभ किया। एक दिन मैं उसकी आकस्मिक झलक देख पाने में सफल हो गया। अपनी उत्तेजना में शैलेन बाबू ने एक छोटी सी भूल कर दी थी, जिसके कारण वह उसे पूरी तरह देख नहीं पाए। वरद बाबू ने स्पष्ट किया। हम में से कुछ लोग, अमूल्य, डॉक्टर सची राय और मैं, कैलाश बाबू से बातें कर रहे थे।
हम लोग उन्हें कमरा छोड़ने की सलाह दे रहे थे, इसलिए हमारा ध्यान खिड़की से हट गया, लेकिन शैलेंद्र बाबू ने किसी शिकारी की तरह अपनी आंखें खिड़की पर ही टिका रखी थी कि अचानक चीख पड़े, वहाँ वहाँ। हम सब तुरंत खिड़की की ओर मुड़े, लेकिन कुछ अधिक देखा नहीं जा सका। शैलेंद्र बाबू ने देखा था कि भाप का एक बादल आकार ले रहा है। इससे पहले कि वह अपना पूरा आकार ग्रहण करता, शोर मचा दिया, इसलिए वह गायब हो गया। तो कैलाश बाबू ने तो अवश्य देखा होगा, शैलेंद्र बाबू ने कहा। क्या आपको उसका गायब होना याद नहीं? हाँ, उनका दिल पहले से ही कमजोर था और सौभाग्यवश डॉक्टर राय भी उस समय मौजूद थे। उन्होंने तुरंत उन्हें एक सुई लगाकर उन्हें वापस होश में ले आए, अन्यथा उस रात को एक अन्य त्रासदी भी हो सकती थी। इसके बाद कुछ मिनट तक हम खामोश बैठे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को झुटलाना असंभव था और जब तक हम यह ना मान लेते कि वे दोनों सज्जन पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं, तब तक हम उनकी बातों को सच मानने के लिए विवश थे। फिर भी उनकी कहानी इतनी असामान्य थी कि हम उस पर कोई प्रश्न किए बिना स्वीकार भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार ब्योमकेश ने कहा, आपके विचार से उनके शयन कक्ष की खिड़की पर बार बार दिखाई देने वाली आत्मा क्या बैकुंठ बाबू की थी? हाँ, संभवतः इसके अलावा और क्या हो सकता था? वरद बाबू ने पूछा। तो इस मामले में बैकुंठ बाबू की बेटी का क्या दृष्टिकोण है? उसके दृष्टिकोण को तय कर पाना आसान नहीं है। मैंने उसे गया में अंतिम संस्कार कराने का सुझाव दिया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। ताराशंकर बाबू विशेष तौर से ऐसे सुझावों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वे उन्हें हंसी में उड़ा देते हैं। वरद बाबू ने एक व्यथित श्वास छोड़ी। यदि उनकी हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाए तो वो संभवतः बैकुंठ बाबू की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। प्रेत आत्माओं के विषय में मुझे ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पुनर्जन्म जैसी किसी चीज का कोई अस्तित्व है तो आत्माओं के लिए बदला लेना कोई अस्वाभाविक बात नहीं, ब्योमकेश ने कहा। सचमुच यह अस्वाभाविक नहीं है, वरद बाबू ने भी सहमति देते हुए कहा। केवल आत्मा ही जीवधारी के शरीर से अलग होती है, परंतु आत्मा यथावत बनी रहती है। क्या आप बैकुंठ बाबू की बेटी से हमारा परिचय करा सकते हैं? व्योमकेश ने हस्तक्षेप किया। मैं उससे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वरद बाबू ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, यह जानने के बाद कि आप एक जासूस हैं। शायद ताराशंकर बाबू भी कोई आपत्ति नहीं करेंगे। आज मैं उनसे वकीलों के पुस्तकालय में मिलूंगा। यदि वह राजी हो जाते हैं तो मैं आज शाम को आपको उनके घर ले चलूंगा। यह बात पक्की रही। जब मैंने महसूस किया कि वह जाने वाले हैं तो मैंने वरद बाबू से पूछा, क्या हम लोग भी भूत को नहीं देख सकते? तत्कालिक तौर पर तो मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन यदि आप थोड़ी कर्मठता एवं निश्चय का प्रदर्शन करें तो आप उसे अवश्य देख सकते हैं। आज शाम को ताराशंकर बाबू से मिलने के बाद हम सीधे कैलाश बाबू के घर क्यों ना चलें? ठीक है ब्योमकेश बाबू, आपका प्रस्ताव उत्तम है। मैं तो खास तौर से चलने का इच्छुक हूँ। मैं आपके शहर से कोई नया अनुभव ही लेकर लौटूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं अब जाना चाहूँगा। अभी 10 बजे है, मैं आज शाम को लगभग 5 बजे वापस आऊँगा। वरद बाबू और शैलेंद्र बाबू के चले जाने के बाद शशांक बाबू ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? सचमुच असाधारण कहानी है ना? मैं नहीं बता सकता कि कौन सी अधिक बेतुकी है, तुम्हारी हत्या वाली कहानी या वरद बाबू की भूत वाली कहानी? हत्या वाली मेरी कहानी में ऐसा बेतुका क्या था? मैं उस हत्या का वर्णन किस प्रकार करूं जिसका रहस्य 6 महीने बीत जाने के बाद भी हल नहीं किया जा सका? क्या तुम आश्वस्त हो कि बैकुंठ बाबू की हत्या की गई थी, उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा था? तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनकी हत्या गला घोटकर की गई थी। उसके गले की त्वचा पर रस्सी के रगड़ने के निशान थे। और फिर भी तुम कहते हो कि हत्यारे ने कोई संकेत नहीं छोड़ा था? उसकी उंगलियों का कोई निशान अब तक तुम्हें नहीं मिला? इसे बेतुका कहना भी इसे हल्के में लेना होगा। वरद बाबू ने कम से कम भूत को अपनी आंखों से तो देखा था, लेकिन तुम तो वैसा भी कुछ नहीं देखा। अपनी कुर्सी से खड़े होकर अंगड़ाई लेते हुए ब्योमकेश ने कहा, चलो अजीत, स्नान करने चलते हैं। मैंने गाड़ी में एक भी झपकी नहीं ली। मैं दोपहर को शांतिपूर्वक सोने से पहले अपनी वास्तविक मुद्रा में दोबारा नहीं लौट सकता। वरद बाबू शाम को वापस आए। ताराशंकर बाबू ने सहमति दे दी थी। यह बात अलग थी कि वे पहले ही व्यथित महिला के जीवन में इस प्रकार के हस्तक्षेप को अनावश्यक मानते थे। हम वरद बाबू के साथ रवाना हो गए। शशांक बाबू हमारे साथ जाने में असमर्थ थे क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी ने अचानक उन्हें अपने पास बुला लिया था। वरद बाबू ने रास्ते में हमें बताया
कि ताराशंकर बाबू कोई बुरे आदमी नहीं थे और उन्होंने यह भी बताया कि जिले का कोई भी वकील उनकी तेज बुद्धि के आगे टिक नहीं सकता था। यहाँ तक कि न्यायाधीश भी उनकी प्रभावशाली एवं तेज जबान से डरते थे। हमें उनसे बहुत सत्कारपूर्ण स्वागत की आशा तो नहीं थी, फिर भी हमने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उनके अभिवादन की अनुक्रिया में व्योमकेश मुस्कुराए। वह किसी हाथी की भांति मोटी त्वचा वाले आदमी थे और वह केवल अपने ही उद्देश्य पर बल देते थे। कोई भी उन्हें अपमानित नहीं कर सकता था। उनसे संपर्क करने में मुझे अपनी पहचान छिपाना भी कठिन लग रहा था। किले के दक्षिणी दरवाजे से निकलकर हम लोग बेलून बाजार नामक एक अन्य इलाके में पहुंच गए। वह बंगालियों की बस्ती थी, जिसके बीच ताराशंकर बाबू का शानदार महल नुमा बंगला स्थित था। हमें अब इस बात का कोई संदेह नहीं था कि ताराशंकर बाबू अत्यंत तेज दिमाग वाले वकील थे। उनके अतिथि कक्ष में प्रवेश करने के बाद हमने उन्हें उसके बीच चादर बिछी चारपाई पर बैठे पाया। तकिए पर पीछे की ओर पीठ टिकाए हुए वह हुक्का पी रहे थे। उनके लंबे पतले शरीर में मांस कम खाल अधिक थी। उनका चेहरा कोणीय एवं आंखें कटीली थी। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी। उन्होंने कपड़ों के रूप में एक धोती और बनियान तथा कंधे पर सफ़ेद अंगोछा डाला हुआ था। हमारे पहुंचने पर सीधे होकर बैठ गए और अपने एक हाथ में हुक्के का पाइप पकड़कर बोले, अंदर आओ वरद, मेरे विचार से ये दोनों सज्जन कलकत्ता से आए हुए जासूस हैं। उनकी आवाज़ और बोलने की गुणवत्ता में श्रोताओं को संभ्रमित करने की क्षमता थी। शायद यह उनका एक सफल वकील होने का संकेत था। यह कल्पना करना कठिन नहीं था कि वह दूसरे पक्ष के गवाहों को परेशान करने में सकारात्मक रूप से अत्यंत कुशल थे। वरद बाबू ने व्योमकेश का संकोचपूर्वक परिचय दिया। मैं एक सत्य शोधक हूँ। व्योमकेश ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन करते हुए कहा। अपने बाएं घुटने को थोड़ा ऊपर उठाते हुए ताराशंकर बाबू ने पूछा, सत्य शोधक? भला इसका क्या अर्थ हो सकता है? सत्य की खोज करना मेरा व्यवसाय है, ठीक वैसे ही जैसे आपका व्यवसाय वकालत करना है, व्योमकेश ने उत्तर दिया। ताराशंकर बाबू के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। मैं समझ गया, अर्थात जासूस नामक शब्द अब चलन से बाहर हो गया है। वह क्या चीज़ है जिसकी आप खोज करते हैं? सत्य। यह तो मैं आपके मुंह से पहले भी सुन चुका हूँ, पर कैसा सत्य है? उदाहरण के लिए बैकुंठ बाबू आपके पास कितना पैसा छोड़ गए हैं? व्योमकेश ने अत्यंत सधे हुए स्वर में अनुक्रिया की। फिलहाल तो यही सत्य जानने से मेरा काम चल जाएगा। ताराशंकर बाबू के चेहरे से तत्काल सारा व्यंग एवं मजाक छूमंतर हो गया। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकालकर व्योमकेश को घूरते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि बैकुंठ बाबू ने मेरे पास कुछ धन छोड़ रखा है? उन्होंने अत्यंत व्याकुल स्वर में पूछा। मैं एक सत्य अन्वेषक हूँ, कहा ना। ताराशंकर बाबू मिनट भर में के लिए अवाक रह गए। जब वह दोबारा बोले तो उनका सुर बदला हुआ था। असाधारण, उन्होंने सम्मान एवं प्रशंसा के मिश्रित स्वर में घोषणा की। आज तक मुझे इतनी अधिक विलक्षणता के दर्शन कभी नहीं हुए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, इस तरह खड़े मत रहिए। और तुम भी बैठो व्रत, क्या व्योमकेश बाबू के पास भी तुम्हारे जैसी कोई पालतू भूत है? हम लोगों के बैठ जाने के बाद ताराशंकर बाबू ने फुर्ती से हुक्के के कश लगाए और अपना सिर उठाया। व्योमकेश की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि आप मात्र अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बताइए, यह अनुमान आपने किस आधार पर लगाया? यहाँ तक कि किसी अनुमान के लिए कुछ सामग्री तो होती है। अरे, यहाँ तो सामग्रियों की भरमार है, व्योमकेश ने हंसते हुए कहा। क्या कोई आदमी यह विश्वास कर सकता है कि बैकुंठ बाबू जैसा कोई अमीर कारोबारी अपने पीछे कोई नकदी नहीं छोड़ेगा? और फिर उनके बैंक खाते में भी कोई पैसा नहीं था, तो संभवतः उन्हें बैंक जैसे प्रतिष्ठानों पर कोई भरोसा नहीं था। फिर उन्होंने अपना पैसा कहाँ रख छोड़ा? निश्चय ही किसी विश्वसनीय मित्र के पास। बैकुंठ बाबू प्रत्येक रविवार को दोपहर बाद आपके घर शतरंज खेलने के लिए आते थे। उनकी मृत्यु के बाद आप उनकी बेटी को अपनी सुरक्षा में ले आए। इन सब कारणों के होते हुए कोई भी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आप उनके अत्यंत विश्वसनीय मित्र थे। आपका अनुमान सही है, ताराशंकर बाबू ने सहमति जताई। बैकुंठ का बैंकों पर कतई भरोसा नहीं था। उसकी सारी नकदी हमेशा मेरे पास ही रहती थी और आज भी है। वह कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, बल्कि पूरे 17,000 रुपये हैं।
मैंने इस धन के अस्तित्व के विषय में किसी को नहीं बताया है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद किसी को इसका पता चले, लेकिन चूंकि ब्योमकेश बाबू ने सत्य का पता लगा लिया है, इसलिए मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मैं अभी भी नहीं चाहूँगा कि इसके बारे में किसी को जानकारी मिले। आप तीनों तो जान गए हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके बारे में और किसी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। क्या तुम मेरी बात समझ गए वरद? वरद बाबू ने सिर हिलाया। उसके मन का संदेह उसके चेहरे पर झलकने लगा था। इसे गोपनीय बनाए रखने के पीछे क्या कोई खास कारण है? व्योमकेश ने पूछा। हुक्के के कुछ और कश लगाने के बाद ताराशंकर बाबू ने कहा, कारण है। आप संदेह कर सकते हैं कि मैं अपने मित्र द्वारा मेरी सुरक्षा में छोड़े गए धन को ऐंठने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। इसे गुप्त रखने के पीछे एक अभिन्न कारण है। क्या मैं जान सकता हूँ कारण को? अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए ताराशंकर बाबू इस विषय में कुछ देर तक सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने घर के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे पर्दे की ओर देखते हुए निम्न स्वर में कहा, शायद आप इस बात से अनभिज्ञ है कि बैकुंठ का एक बदमाश दामाद है। इसकी बजाय कि वह अपनी पत्नी को आश्रय दे, वह एक सर्कस के साथ सारे देश में घूमता रहता है। वर्तमान में मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि वह बदमाश कहाँ है, परंतु यदि उसे किसी भी तरीके से ज्ञात हो जाएगा कि उसकी पत्नी के पास काफ़ी धन है, तो वह उसे जबरन अपने साथ ले जाएगा। कुछ दिनों में सारा पैसा उड़ाकर वह दुष्ट फिर भाग जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। मैं समझ गया, व्योमकेश ने धीरे से कहा। उसकी नजरें पर्दे पर टिक गई। बैकुंठ के पास जो कुछ भी था वह पहले ही चोरी चला गया है। ताराशंकर बाबू ने अपनी बात जारी रखी। कुछ शेष है तो केवल ये कुछ 1000 रुपये। यदि दामाद बाबू आकर इन्हें भी ले जाते तो उस गरीब अभागी लड़की के पास क्या बचेगा? अपनी बाकी वह कैसे गुजारेगी? आखिर मैं भी तो सदा के लिए जीवित नहीं रहूँगा। आप ठीक कह रहे हैं, व्योमकेश ने कहा, जो अभी तक हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाए बड़े ध्यान से बात सुन रहे थे। मैं उससे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। यह घर में ही है ना? यदि नहीं है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। मैं नहीं समझता कि उससे पूछताछ करने से आपको कोई मदद मिलेगी, लेकिन चूंकि आप चाहते हैं तो मैं उसे बुला भेजता हूँ। जब वह उठकर चले गए तो मैंने व्योमकेश से आंखों के इशारे से बात की, जिसके उत्तर में वह मंद मुस्कुरा दिया। चूंकि वह वरद बाबू की मौजूदगी में खुलकर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे सीधे प्रश्न नहीं किया। मैं यही अचरज कर रहा था कि ताराशंकर बाबू किस किस्म के इंसान थे। वह 5 मिनट बाद वापस आए। उनके पीछे आकर एक युवा महिला दरवाजे पर खामोशी से खड़ी हो गई। उसने अपना आधा सिर अपनी साड़ी के आंचल से ढक लिया, जिससे उसका चेहरा देखने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई। उसने एक शादीशुदा स्त्री के नियमित कपड़े पहने हुए थे। उसे किसी भी तरह सुंदर स्त्री तो नहीं कहा जा सकता था, फिर भी उसके चेहरे पर किसी भाव का पूर्ण अभाव था। उसे देखकर यह संदेह भी होता था कि उसके जैसा निर्जीव चेहरा क्या चीन और जापान के बाहर भी कहीं देखा जा सकता था। उसकी निर्जीव छवि ने उसे और भी अधिक कुरूप बना दिया था। सारा समय वह अपना चेहरा झुकाए फर्श पर देखती रही और उसने एक बार भी अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। बिना किसी शोक का प्रदर्शन किए उसने व्योमकेश के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और फिर यंत्र की भांति पर्दे के पीछे गायब हो गई। जैसे ही वह कमरे में आई, व्योमकेश ने उसे सिर से पांव तक फुर्ती से देखा और शांत में स्वर में कहा, शायद तुम यह बात जानती हो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद तुम पूरी तरह कंगाल नहीं हुई? जी हाँ, ताराशंकर बाबू ने तुम्हें यह बात अवश्य बताई होगी कि तुम्हारे 17,000 रुपये उनके पास सुरक्षित रखे हुए हैं। जी हाँ। व्योमकेश थोड़ा निराश नजर आए। कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपनी बात पुनः शुरू की। तुम्हारा पति कितने समय से गुमशुदा है? 8 वर्ष से। इस दौरान तुमने उसे कभी एक बार भी नहीं देखा? जी नहीं। उसका कोई पत्र? जी नहीं। तुम नहीं जानती इस समय वह कहाँ है? जी नहीं। यदि उसे यह पता चले कि तुम्हें अपने पिता से विरासत में कुछ धन मिला है, तो क्या उसके लौटने और तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोई संभावना है? कुछ मिनट की खामोशी के बाद उसने कहा, जी हाँ। तुम उसके साथ रहने की इच्छुक नहीं हो? मैंने ध्यान दिया कि ताराशंकर बाबू इस बीच रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहे थे। व्योमकेश ने अपने प्रश्नों की दिशा बदली। तुम्हारा पति कहाँ का रहने वाला है? जसोर। क्या उसका परिवार अभी वहाँ है? जी नहीं। तुम्हारे सास ससुर? जी वे मर चुके हैं। और तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? नवद्वीप में। तुम अपने चचेरे भाइयों के साथ नवद्वीप में क्यों नहीं रहती? आखिर वे तुम्हारे पिता के भाई के बच्चे हैं। खामोशी। क्या तुम्हें उनके ऊपर विश्वास नहीं है? जी नहीं।
तुम ताराशंकर बाबू को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती हो? जी हाँ। व्योमकेश ने कुछ देर तक दीवार की ओर चिंतित होकर देखा, फिर अपनी एक नई दिशा में पुनः शुरू की। वरद बाबू ने तुम्हें अपने पिता का गया में अंतिम संस्कार करने का सुझाव दिया था, तुम राजी क्यों नहीं हुई? कोई उत्तर नहीं। तुम्हें इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं? इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया उसने। चिंता मत करो, अब मुझे यह बताओ कि जिस रात तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, क्या उस रात तुमने कुछ सुना था? जी हाँ। क्या हीरे और अन्य बहुमूल्य पत्थर उनके शयन कक्ष में ही रखे थे? जी हाँ। और शयन कक्ष में किस जगह? ये मैं नहीं जानती, यहाँ तक कि तुम कोई अनुमान भी नहीं लगा सकती? जी नहीं। क्या उनका कोई दुश्मन था? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ अपने कारोबार के बारे में कभी बात नहीं करते थे? जी नहीं। तुम्हारे सोने का प्रबंध भूतल पर किया गया था और तुम किस कमरे में सोती थी? अपने पिताजी के कमरे के नीचे वाले कमरे में। जिस रात उनकी हत्या की गई थी, तुम्हारी नींद में कोई बाधा नहीं पड़ी? जी नहीं। बहुत अच्छा, अब तुम जा सकती हो। व्योमकेश ने उससे गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके बाद ताराशंकर बाबू के घर हमारा काम खत्म हो गया। हमारे जाने का समय हो चुका था और जैसे ही हम चलने के हुए, ताराशंकर बाबू ने व्योमकेश से व्यापक तौर पर कहा, मुझे खुशी है कि आपने मेरे दावों की पुष्टि कर ली। आप अत्यंत अनुभवी हैं। शायद आप बैकुंठ की हत्या की गुत्थी सुलझा लें। आपको कभी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मेहरबानी करके मेरी यह बात याद रखिएगा कि मेरे पास जमा पैसे की खबर अधिक ना फैले। यदि वैसा हुआ तो मैं झूठ बोलने पर विवश हो जाऊंगा। सड़क पर पहुंचने के बाद हम किले की ओर मुड़ गए। किसी स्त्री के झुके नेत्रों की तरह दिन का प्रकाश धुंधला होने लगा था। पश्चिमी आकाश में सूर्य सिंदूरी हो चुका था, लेकिन व्योमकेश ने एक बार भी वह दृश्य नहीं देखा। वह अपना सिर झुकाए आगे बढ़ रहे थे। कुछ मिनटों की खामोशी से चलने के बाद मैंने अचानक पूछा, ताराशंकर बाबू के बारे में तुम्हारी क्या राय है व्योमकेश? आसमान की ओर देखते हुए वह अचानक मंद मुस्कान के साथ बोले, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जब आप किले में प्रवेश करेंगे तो गंगा की ओर जाने वाले बाएं तरफ के मार्ग के अंत में कैलाश बाबू का घर मिलेगा। एक तरीके से तो सुनसान ही जगह है। एक छोटी 4 दीवारी वाले उद्यान के बीच में 2 मंजिला भवन है, जिसके आसपास 4 दीवारी के किनारे किनारे देवदार के वृक्ष लगे हुए थे। उसकी अवस्थिति को देखकर समझा जा सकता था कि हत्यारे को अपने पकड़े जाने का कोई भय नहीं था। वरद बाबू हमें सीधे कैलाश बाबू के पहली मंजिल पर स्थित शयन कक्ष में ले गए। उनके कमरे में किसी तरह की कोई सजावट नहीं थी। कमरे के बीचों बीच केवल लोहे की एक चारपाई पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर कैलाश बाबू एक तकिए के सहारे लेटे हुए थे। एक नौकर दौड़कर कुछ कुर्सियां ले आया और कमरे में लैंप जलाकर चला गया। मिट्टी के तेल वाली लालटेनों में से काफ़ी धुआं निकलता था, जिससे छत खराब हो जाने का डर उसे नीचे ही रख दिया गया। मुंगेर में उन दिनों बिजली का प्रकाश नहीं था। कैलाश बाबू की हालत देखने के बाद उनके स्वास्थ्य के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उनकी चमड़ी का रंग गोरा था, परंतु बीमारी ने उसे विवर्ण कर दिया था और वह निर्जीव दिखाई देने लगे थे। चेहरे पर उगी खूंटीदार दाढ़ी ने उनके चेहरे को अपेक्षाकृत अधिक कमजोर बना दिया था। वर्षों की बीमारी से पीड़ित कैलाश बाबू की आंखें अस्थिर हो गई थी और उनकी आवाज में असंतोष की तीव्रता थी। अपना परिचय देने के बाद हम लोग बैठ गए। व्योमकेश खिड़की के पास गए। उस कमरे में पश्चिम की ओर केवल एक खिड़की थी, जहां से नीचे वाला उद्यान साफ दिखाई देता था। थोड़ी दूर पर बहने वाली गंगा को देवदार के झुरमुटों के बीच से देखा जा सकता था। वहां कोई अन्य मकान नहीं था और 4 दीवारी के अंत में गंगा का रेतीला किनारा शुरू हो जाता था। व्योमकेश ने बाहर की ओर देखते हुए कहा, खिड़की की ऊंचाई जमीन से 15 फीट है। अविश्वसनीय है। कमरे पर उत्सुक निगाहें डालते हुए वह भी बैठ गए। हमने थोड़ी देर तक कैलाश बाबू के साथ अलौकिक घटनाओं के बारे में चर्चा की, लेकिन मामले पर कोई ताज़ा रोशनी नहीं पड़ी। हमने महसूस किया कि कैलाश बाबू असाधारण रूप से एक अड़ियल आदमी थे। उन्होंने भूत देखने की बात पर कोई अविश्वास नहीं जताया। उनकी बातचीत से ऐसा लगा मानो वह अत्यंत भयभीत थे, परंतु इसके बावजूद वे उस भूतेहे मकान को छोड़कर कहीं अन्य जाने के लिए तैयार नहीं थे।
उनके दिल की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें अपना निवास बदलने का सुझाव दिया था। उनके चिंतित साथी भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे किसी बीमार बच्चे की तरह उसी घर में टिके रहने पर अड़े हुए थे। उन्होंने वहां से हिलने से इनकार कर दिया। अचानक कैलाश बाबू ने ऐसी बात कही जिसने हमें चौंका दिया। हर एक आदमी मुझे यह घर छोड़ने के लिए कहता है, उन्होंने अपनी पारंपरिक चिड़चिड़ी आवाज में कहा। लेकिन मेरे दोस्तों, यदि मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तो उससे मुझे क्या मदद मिलेगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगा यह घटना वहाँ भी होगी। इन भूतही कहानियों के पीछे का असली कारण तो कोई नहीं जानता, इसे तो केवल मैं ही जानता हूँ। आप लोगों के मन में शायद यह विचार है कि बैकुंठ बाबू की आत्मा यहाँ बार बार चक्कर लगाती है। कतई सच्चाई नहीं है इसमें। असली कहानी इससे बिल्कुल भिन्न है। आपके कहने का क्या अर्थ है? हमने उत्सुकता पूर्वक पूछा। बैकुंठ क्या खाक यहाँ आएगा? यह एक राक्षस का कृत्य है। मेरा अपना पुत्र मुझे परेशान कर रहा है। क्या? कैलाश बाबू का विवर्ण चेहरा थोड़ा चमक उठा। सीधे बैठते ही उन्होंने आवेशित स्वर में कहा, हाँ, मेरा निकम्मा लड़का कुत्तों की सोहबत में पड़ गया है। एक भले आदमी का अकेला लड़का और एक जमींदार का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के बावजूद वह दुष्टों का साथ दे रहा है। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है? क्योंकि मैंने उस बदमाश को अस्वीकार दिया, इसलिए वह मेरे पीछे पड़ गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे एक पाखंडी गुरु मिल गया है। मुझे बताया गया है कि वे दोनों शमशान में इंसानी खोपड़ियों में शराब पीते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे दरवाजे की घेराबंदी कर दी। मैंने चौकीदार से कहकर उन्हें वहां से भगा दिया था, इसलिए अब उन्होंने हमारे पीछे एक राक्षस छोड़ दिया है। लेकिन वह कितना बुरा बेटा है, क्या आप लोग इसके इरादों से में कोई अनुमान लगा सकते हैं? मेरा दिल कमजोर है, अतः वह चाहता है कि भूत देखकर मैं डर जाऊं और मुझे दिल का दौरा पड़ जाए। उसकी संपूर्ण इच्छा यही है, मेरी मौत के बाद मेरा प्रिय पुत्र अपने दुष्ट गुरु के साथ बिना किसी रोक टोक के विरासत में मिली संपत्ति को लुटाते हुए गुलछर्रे उड़ाना चाहता है। कैलाश बाबू अचानक बुरी तरह हंसने लगे। तभी अचानक खिड़की की ओर देखकर उन्होंने भयभीत स्वर में कहा, वहाँ। हम लोग खिड़की की तरफ पीट करके उनकी बातें सुन रहे थे। हम बिजली की गति से पीछे मुड़े। जो दृश्य हमने देखा उससे तो हमारा खून ही ठंडा पड़ गया। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। मिट्टी के तेल वाले लैंप की मध्यम रोशनी में हमने खिड़की की काली चौखट पर एक भयानक आकृति देखी। उसमें केवल हड्डियां और चमड़ी झूल रही थी। उसका रंग पीला और सफ़ेद था। उसके खुले हुए होठों से कुछ पीले पीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसके राक्षसी चेहरे पर एक जोड़ा खूंखार आंखें कमरे की ओर इस तरह देख रही थी मानो वे कमरे में बैठे लोगों समेत सभी चीजों को कच्चा चबा जाएंगी। पल भर के लिए हमें लकवा मार गया। उसके बाद व्योमकेश उछल कर खिड़की पर गए, लेकिन तब तक वह भयानक चेहरा वहां से गायब हो चुका था। मैं भी भागकर व्योमकेश के पीछे गया। घने अंधेरे में देखते हुए हमने सोचा कि काश हम देवदार के पेड़ों की छाया में लुप्त होती उस ऊंची आकृति को एक बार देख पाते। व्योमकेश ने खिड़की के बाहर माचिस जलाकर देखा। हमें वहां कोई सीढ़ी अथवा दीवार पर चढ़ने का कोई अन्य सामान दिखाई नहीं पड़ा। दरअसल दीवार पर कोई मुंडेर भी नहीं थी कि जिस पर कोई आदमी खड़ा हो सके। व्योमकेश की दिया सलाई बुझ गई। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। वरद बाबू तब तक वहीं बैठे थे। क्या तुमने उसे देखा? उन्होंने व्योमकेश की ओर मुड़ते हुए देखा। मैंने देखा। वरद बाबू गौरवान्वित हुए। उनकी आंखें विजय के गर्व से चमक रही थीं। किस तरह दिखाई दे सका था? उन्होंने पूछा। कैलाश बाबू ने उत्तर दिया। अब तक तकिए के सहारे बिस्तर पर पड़े उन्होंने निराशापूर्ण दावा किया। अरे वह और किसकी तरह दिख सकता है? वह एक राक्षस था। वह मुझे बिना लिए यहाँ से नहीं जाएगा। मेरा समय निकट है व्योमकेश बाबू। क्या आपने किसी को यह कहते सुना है कि वह राक्षस से बच निकला है? उनकी भयानक मुखाकृति से यही आभास हुआ कि उनका समय निकट था, क्योंकि उनका दिल कमजोर है। वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कोई भूत अथवा राक्षस नहीं। व्योमकेश ने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा। मेरा सुझाव है कि आप इस घर को छोड़ क्यों नहीं देते? मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, वरद बाबू ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस घर पर कोई बुरी छाया है। यह किसी राक्षस का अथवा अन्य किसी चीज का मामला नहीं है। बैकुंठ बाबू की अकाल मृत्यु के बाद से राक्षस हो या बैकुंठ बाबू, कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि कैलाश बाबू का स्वास्थ्य इस दशा में नहीं है कि वह ऐसे झटके झेल सकें। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि वे इस घर से बाहर चले जाएं।
मैं नहीं जाऊंगा। कैलाश बाबू के चेहरे पर एक अस्वीकार्य जीत दिखाई पड़ी। और मैं क्यों जाऊं? मैंने क्या कोई गलत काम किया है कि किसी अपराधी या चोर की तरह यहाँ से भाग जाऊं? यदि मेरा पुत्र चाहता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगा। मैं ऐसे बुरे पुत्र के पिता के रूप में जीना भी नहीं चाहता जिसे अपने पिता को मारने का जरा सा भी भय नहीं है। ऐसे घृणात्मक और अड़ियल चेहरे के सामने कोई भी तर्क व्यर्थ था। काफी देर हो चुकी थी। हम वहां से जाने के लिए खड़े हो गए। अगली सुबह वापस आने का आश्वासन देकर हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर आए। वापस आते समय रास्ते में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वरद बाबू ने बीच में एक दो बार कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन व्योमकेश ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वरद बाबू चुपचाप हमारे साथ हमारे घर तक आ गए। इस बीच शशांक बाबू वापस लौट आए थे। अच्छा, क्या हुआ? हमारे प्रवेश करते ही उन्होंने पूछा। एक आराम कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठते हुए व्योमकेश ने जवाब दिया। भूत ने अपनी एक झलक दिखाई थी। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने अपनी इस तरह आगे बढ़ाई मानो वे खुद से ही कुछ कह रहे हों, लेकिन लगता है कि मामले को और अधिक पेचीदा बनाने के लिए वरद बाबू के भूत और कैलाश बाबू के राक्षस ने आपस में हाथ मिला लिया। अगले दिन रविवार था। अगले दिन वह जैसे ही सोकर उठे, व्योमकेश ने शशांक बाबू से कहा, चलो कैलाश बाबू को देखकर आते हैं। क्या तुम भूत को दोबारा देखने की इच्छुक हो? शशांक बाबू ने पूछा। लेकिन दिन के उजाले में उनके यहाँ जाने का क्या लाभ है? निराकार आत्माएं केवल रात में ही देखी जा सकती हैं, लेकिन हम उसका आकार देख सकते हैं। वह किस चीज़ से बना है? अच्छी बात है, आओ चले। हम अपनी मंजिल पर 7 बजे से पहले ही पहुंच गए। कैलाश बाबू के घर के लोग अभी पूरी तरह जागे नहीं थे। एक अलसाया हुआ नौकर सीढ़ियों के नीचे वाले बरामदे में पोंछा लगा रहा था। मकान मालिक का ऊपरी शयन कक्ष अभी बंद था। अभी भी कोई हानि नहीं है, व्योमकेश ने कहा। इस बीच बागीचे का एक चक्कर लगा कर आते हैं। बागीचे की घास ओस से गीली हो गई थी। देवदार की प्रकुचित पत्तियों की सतह सूर्य की रोशनी में से चमक रही थी। पतझड़ की सुबह पूरी तरह बेदाग थी। हम पूरे बागीचे में घूमते रहे। बागीचे का क्षेत्रफल 1.5 एकड़ से कम नहीं था, परंतु उसमें कहीं भी फूलों की क्यारियां नहीं थी। गुलमेहंदी और कनेर की इक्का दुक्का डालियों पर कहीं कहीं कुछ फूल दिखाई दे रहे थे। वहाँ कोई माली नहीं था और संभवतः बैकुंठ बाबू ने किसी को नौकरी पर नहीं रखा था। जब गुज्जियाँ काली और मोटी हो जाती थी तो घर के नौकर उन्हें स्वयं काटकर अलग कर देते थे। हमने उद्यान के पश्चिमी किनारे से कूड़े के ढेर से इसका साक्ष्य एकत्र किया। बागीचे की दीवार के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ था। भट्टी की राख, जलावन का सामान, कागज के टुकड़े, कचरा, सब कुछ वहाँ एक ढेर के रूप में इकट्ठा था। कई वर्षों से धूप और बारिश की मार सहते सहते वहाँ उन सब चीज़ों का टीला बन गया था। टीले पर चढ़ते हुए व्योमकेश ने आसपास नज़र दौड़ाई। मिट्टी और राख को एक तरफ हटाते हुए उन्होंने कूड़े के ढेर के अंदर झांका। एक पुराना टीन मिलने के बाद उन्होंने उसे बारीकी से देखा और एक और फेंक दिया। अरे, तुम इस कूड़े के ढेर में यहाँ क्या खोज रहे हो? उनके कृत्यों को देखते हुए शशांक बाबू ने व्योमकेश से प्रश्न किया। राख के ढेर से अपनी नज़र हटाए बिना व्योमकेश ने टैगोर का संदर्भ देते हुए कहा, जैसा कि किसी प्राचीन कवि ने कहा था, तुम्हें जहाँ कहीं भी राख दिखाई पड़े तुम उसके नीचे की सतह को देखो, क्योंकि तुम्हें वहाँ कुछ मिल सकता है। अरे, वह क्या चीज़ है? वहाँ गैस का एक टूटा फूटा चूल्हा पड़ा हुआ था। उसे ऊपर उठाकर व्योमकेश ने उसके खोल की जांच की। तभी उन्होंने अपनी उंगलियां डालकर एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। शायद वह तेज हवा के कारण उड़कर चूल्हे में गिर गया था और उसके बाद उसने काफ़ी दिनों से वहां अपना ठिकाना बना लिया था। चूल्हे को दूर फेंकते हुए व्योमकेश ने कागज को नज़दीक से देखा। जिज्ञासावश मैं भी उनके पास चला गया। वहाँ किसी छपे हुए इश्तिहार का एक भाग था। उसके ऊपर जानवरों की कुछ धुंधली तस्वीरें छपी थी। उन तत्वों ने कागज को बदरंग कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी स्याही भी इतनी फीकी पड़ चुकी थी कि उसमें कुछ लिखा हुआ पढ़ पाना लगभग असंभव था। तुम उसमें क्या देख रहे हो? शशांक बाबू ने पूछा। वहाँ तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। कागज को पलटते हुए व्योमकेश उसे अपनी आंखों के निकट ले गए। इसमें हाथ से कुछ लिखा हुआ है, देखो तुम इसे पढ़ सको। इतना कहकर उन्होंने कागज मुझे थमा दिया। मैंने उसका संपूर्ण निरीक्षण किया। पहली नज़र में उससे कुछ अनुमान लगाना कठिन प्रतीत हुआ। उसमें स्याही नाम की कोई चीज़ शेष नहीं थी। केवल कुछ शब्दों का अनुमान नीब के दबाव के कारण लगाया जा सका। कठिनाई, कोई चिंता हो,
जो भी हो, पिताजी उतावले, तुम्हारा बेड। मैंने अपना अध्ययन व्योमकेश के पास पहुंचा दिया। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। लाओ, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। कागज के टुकड़े को मोड़कर उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। इसका लेखक शायद कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने कहा, उसने बेड लिखा है। यह शब्द शायद बेड नहीं है। व्योमकेश ने अनुक्रिया की। आओ चले। व्योमकेश और शशांक बाबू ने थोड़ा अधीर होते हुए कहा, इस राख के ढेर को टटोलने का क्या लाभ? कैलाश बाबू तो अब तक अवश्य जाग गए होंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि उनकी भूतिया खिड़की खुल गई है। व्योमकेश ने कहा, आओ चले। घर के निकट जाते हुए हमने कैलाश बाबू को खिड़की पर खड़े देखा। एक मुरझाया हुआ पीला चेहरा। यदि किसी ने उन्हें दिन की बजाय रात में अचानक खिड़की पर खड़ा देखा होता तो उसे उनके भूत होने का संदेह होता। उन्होंने हमें ऊपर आमंत्रित किया। व्योमकेश ने खिड़की के नीचे अपनी तेज नजर दौड़ाई। हरी घास का एक मोटा कालीन घर की ओर जाने वाले रास्ते पर बिछा हुआ था। कैलाश बाबू के कमरे में प्रवेश करते हुए हमने देखा कि वहाँ चाय पहले से रखी हुई थी। हालांकि हम लोग पहले ही अपने घर में एक बार चाय पी चुके थे, फिर भी हमें दूसरी चाय पीने में कोई आपत्ति तो नहीं थी। चाय के बाद वार्तालाप शुरू हुआ। स्थानीय मौसम की निरंतर गिरावट, चिकित्सा उपचार के अनवरत प्रकृषित होते स्वरूप, प्रयोग सिद्ध दवाओं की गुणवत्ता, काला जादू, झाड़ फूक का कोई भी विषय चर्चा में शामिल हुए बिना नहीं रह सका। इसी बहस के दौरान व्योमकेश ने पूछा, आप खिड़की बंद करके सोते हैं ना? हाँ, कैलाश बाबू ने जवाब दिया। उसे देखने के बाद से मैं खिड़की बंद करके सोने के लिए विवश हो गया। यद्यपि डॉक्टर ने मुझे वैसा करने से रोका था। वह चाहते हैं कि मैं यथासंभव ताज़ा हवा में सांस लूं, लेकिन मैं यहाँ एक पिंजरे में कैद होकर रह गया हूँ। आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए? क्या खिड़की बंद करके सोने से आपको कुछ मदद मिली? कोई खास नहीं, लेकिन खिड़की बंद रहने से कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं देता है। चूंकि वह रात के अंधेरे में खिड़की पर दिखाई देता है, मैं कमरे में अकेले नहीं सो पाता हूँ। मेरा कोई ना कोई नौकर कमरे की फर्श पर सोता है। चाय पीने के बाद खड़े होते हुए व्योमकेश ने कहा, अब मैं आपके कमरे का सूक्ष्मता से निरीक्षण करूंगा। प्लीज इसे गलत ना समझना शशांक, मैं तुम्हारी योग्यताओं पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का आशय पुलिस की योग्यताओं से है, परंतु कई बार मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। मैं यह निरीक्षण इसलिए करने जा रहा हूँ कि कहीं तुमसे कुछ छूट तो नहीं गया है। अच्छी बात है, आगे बढ़ो, शशांक ने अनुक्रिया की। लेकिन इतने दिनों के बाद यदि तुम बैकुंठ बाबू के कमरे में कोई सुराग खोज सको तो मैं जादूगर ही समझूंगा। उनकी बात सुनकर व्योमकेश मुस्कुराए। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। क्या इस कमरे में बैकुंठ बाबू की हत्या वाले दिन कोई फर्नीचर नहीं था? मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वह फर्श पर सोते थे और उसके पास पानी का बर्तन और पानदान रखा था। और हाँ, उसके साथ साथ तांबे की कान खोदनी भी तो मिली थी। बड़ी अच्छी बात है। कैलाश बाबू, आप अपनी चर्चा जारी रखिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं तो इस कमरे में केवल चक्कर काटता रहूँगा। उसके बाद व्योमकेश ने शिकारियों की तरह कमरे में दबे पांव घूमना शुरू कर दिया। कभी वे छत की ओर देखते तो और कभी फर्श को घूरते हुए चलते। वे सावधान मुद्रा में काफी देर तक चक्कर काटते रहे। खिड़की के पास ठहरकर उन्होंने उसके लकड़ी के दरवाजों को बारीकी से देखा। उन्होंने उसे कई बार खोलकर और बंद करके भी जांच की। इसके बाद उन्होंने कमरे की यात्रा फिर शुरू कर दी। कैलाश बाबू और शशांक बाबू उनकी प्रत्येक गतिविधि को बड़ी उत्सुकता से देखते रहे। मैंने उन्हें दोबारा वार्तालाप में घसीटने की कोशिश की। इसके बावजूद कि 3 जोड़ी आंखें व्योमकेश को देख रही थी, उन्होंने अपना निरीक्षण अनवरत जारी रखा। इस प्रकार 15 मिनट बीत गए। इसके बाद शशांक बाबू की पुलिसिया कहानी सुनकर मेरा ध्यान भंग हुआ। मेरी आंखों ने व्योमकेश का पीछा करना छोड़ दिया। अचानक उनके चौंक कर खड़े हो जाने के बाद मैं उनकी ओर मुड़ा। व्योमकेश कमरे की दक्षिणी दीवार के पास खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब क्या है? शशांक बाबू ने पूछा। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जादू, व्योमकेश ने उत्तर दिया। आओ और एक नज़र डालो। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि तुमने इसे पहले नहीं देखा होगा। उन्होंने दीवार की ओर इशारा किया। हम भी उत्साहपूर्वक खड़े हो गए। पहले तो हम पुती हुई दीवार पर कुछ देख नहीं सके, लेकिन तभी नज़दीक देखने के बाद मैंने फर्श से 5 फीट की ऊंचाई पर एक स्पष्ट उंगली की छाप देखी। ऐसे लगा मानो किसी ने चूने को सूखने से पहले दीवार पर उंगलियों से दबाव डाला था, जिसका निशान बन गया था। वह किसी के अंगूठे का निशान है। शशांक बाबू ने बारीकी से निशान का निरीक्षण करते हुए घोषणा की। इसका महत्व क्या है? महत्व?
तुमने हत्यारे द्वारा छोड़े गए इस निशान को पहले नहीं देखा था? हत्यारा? शशांक बाबू की भौहें आश्चर्य से तनी की तनी रह गई। तुम्हें कैसे पता कि यह निशान हत्यारे की उंगलियों के हैं? यह बात सही है कि हमने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि यह निशान हत्यारे की उंगलियों के हैं। वे निशान कमरे की पुताई करने वाले कारीगर अथवा किसी अन्य की उंगलियों के भी तो हो सकते हैं। यह असंभव नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि पुताई करने वाला राजगीर अपनी उंगलियों के निशान दीवार पर क्यों छोड़ेगा? इस आधार पर तो हत्यारा भी अपनी उंगलियों के निशान क्यों छोड़ेगा? व्योमकेश ने शशांक बाबू पर एक तीव्र दृष्टि डाली और उसके बाद कहा, यह तो सत्य है, तो क्या तुम इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हो? मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि इसके महत्वपूर्ण होने का कोई साक्ष्य नहीं है। व्योमकेश ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा तर्क अकाट्य है। साक्ष्य के अभाव में किसी भी चीज को महत्वपूर्ण स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारी जेब में कोई पेन वाला चाकू या कान खोदनी है? मेरे पास पेन वाला चाकू है, लेकिन क्यों? शशांक बाबू ने मुरझाए चेहरे के साथ उन्हें पेन वाला चाकू पकड़ा दिया। व्योमकेश की खोज से असंतुष्ट होते हुए भी वह वहां से लगभग जाने को तैयार हो गए। फिर भी उनका तर्क पूरी तरह अतार्किक नहीं था। दीवार पर एक उंगली का निशान, कोई नहीं जानता था कि वह निशान किसने और कब छोड़ा। किसी हत्या के रहस्य को उजागर करने में उसका क्या संभावित महत्व हो सकता था? और यदि वह हत्यारे की उंगलियों का निशान हुआ भी तो उससे क्या सहायता मिलेगी? जब हम जानते ही नहीं कि हत्यारा कौन था, तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि उस निशान की क्या उपयोगिता हो सकती है। लेकिन व्योमकेश ने पेन वाले चाकू के साथ दीवार पर निशान के आसपास अपना काम शुरू कर दिया। चूने की परत को सावधानी पूर्वक ढीली करने के बाद जैसे ही चाकू के कोने को प्लास्टर के नीचे घुसाकर ऊपर की ओर उठाया, दीवार से प्लास्टर का एक टुकड़ा ढीला होकर उखड़ गया। व्योमकेश ने उसे अपने रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। व्योमकेश ने कैलाश बाबू से कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपकी दीवार बदसूरत बना दी, कृपया इस खाली जगह को भरवा लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने शशांक बाबू की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो शशांक, अब यहाँ हमारा काम पूरा हो चुका, पहले ही 9 बज चुके हैं। अब हमें कैलाश बाबू को और अधिक परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे कैलाश बाबू, क्या आपकी अपने घर परिवार वालों से नियमित बातचीत होती है? मुझे कौन पत्र लिखने जा रहा है? कैलाश बाबू ने प्रतिवाद किया। आप मेरे पुत्र के शोषण से तो पहले ही परिचित हैं। उसके अतिरिक्त मुझे पत्र लिखने वाला कोई अन्य व्यक्ति मेरे परिवार में नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, व्योमकेश ने कहा। अच्छी बात है, अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। वैसे हम आपको परेशान करने के लिए समय समय पर आते रहेंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस विषय में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। व्योमकेश ने दीवार पर हुए गड्ढे की ओर संकेत किया। कैलाश बाबू ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। हम वहां से निकलकर सड़क पर आ गए। अब तक धूप काफ़ी तेज हो चुकी थी। हम अपने घर की ओर तेजी से चल पड़े। व्योमकेश ने दोपहरी आलस्य में बिताई। उन्होंने एक बार अनमने होकर कागज के टुकड़े और उंगलियों के निशान पर नजर डाली और वापस अपनी जेब में रख लिया। मैं उनकी दिमागी कसरत को समझ पाने में विफल रहा, लेकिन इतना तो अवश्य महसूस हुआ कि हत्या के इस मामले में उन्होंने अब तक जितनी भी रुचि दिखाई थी, उसमें कुछ कमी अवश्य हो गई थी। वरद बाबू दोपहर बाद कुछ देर से आए। हमारे यहाँ एक बंगाली क्लब है, उन्होंने कहा। क्या हम लोग उसे एक बार देखाएं? हाँ, अवश्य। हम उस कस्बे में 2 दिन गुजार चुके थे, परंतु हमने कोई दर्शनीय स्थल अभी तक नहीं देखा था। इसलिए वरद बाबू हमें कष्टहारिणी घाट, पीर साफा की मजार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ले गए। सूर्यास्त के बाद वह हमें लेकर क्लब में चले गए। वह क्लब किले के बाहर स्थित था। रास्ते में हमें एक बड़े से मैदान में कई बड़े बड़े तंबू लगे हुए दिखाई पड़े। उनके पास काफ़ी भीड़ जमा थी। उसके अंदर तेज चमकीली बत्तियां लगी हुई थी और तंबू के अंदर से पश्चिमी संगीत का स्वर सुनाई पड़ रहा था। वह क्या है? मैंने पूछा। हमारे शहर में सर्कस आया है। क्या आपके यहाँ सर्कस भी है? व्योमकेश ने पूछा। अवश्य, हमारे यहाँ सर्कस आते रहते हैं, वरद बाबू ने उत्तर दिया। उसे देखने के लिए वे मामूली फीस भी लेते हैं। पिछले साल भी एक सर्कस आया था। नहीं, पिछले साल नहीं, बल्कि उससे भी 1 साल पहले। सर्कस वाले कितने समय से यहाँ हैं? उन्होंने अपना प्रदर्शन कल से प्रारंभ किया था। इसी संदर्भ में वरद बाबू ने शहर में मनोरंजन केंद्रों की कमी की भी चर्चा की। शहर में कुछ बंगाली रहते थे, लेकिन वे हमेशा गुटबाजी में ही व्यस्त रहते थे।
इसलिए यहाँ एक अव्यवसायी थिएटर होने के बावजूद उसमें अधिक कार्यक्रम नहीं होते थे। कभी कभी लगने वाले मेलों में ही मनोरंजन की आशा होती थी। अपने जीवन में धूमधाम और मनोरंजन की कमी को पूरा करने के लिए बंगाली लोग राजाओं और सेनापतियों के नाटक खेला करते थे। इसलिए जहाँ दो भी बंगाली रहते थे वहाँ शौकिया थिएटर ग्रुप बन जाता था, और जहाँ भी थिएटर ग्रुप होता था वहाँ गुटबाजी अवश्यंभावी थी। कुल मिलाकर मनोरंजन का मुख्य स्रोत बाहर से आए सर्कसों, थिएटरों आदि पर केंद्रित था। हम किले के बाहर स्थित क्लब में पहुंच गए। वहां भी हमारे कानों में शिकायती स्वर गूंजने लगे। क्लब का प्रवेश द्वार तंग परंतु सुगम्य था। एक खुले प्रांगण में अनेक कमरे बने हुए थे। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि एक कमरे की फर्श पर कालीन जैसी शीट बिछी हुई थी। क्लब के कुछ सदस्य उस पर बैठकर ब्रिज खेल रहे थे। बाजी खत्म होने के बाद आलोचनाओं का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन जैसे ही दूसरी बाजी शुरू होती थी सब लोग शांत हो जाते थे। किसी भी सूरत में बाजी के दौरान उनका ध्यान अन्यत्र कहीं नहीं जाता था। क्लब के दो सदस्य कमरे में एक कोने में अपनी शतरंज की बिसात बिछाए बैठे थे। वे अपने खेल में इतने तल्लीन हो जाते थे कि खेल खत्म होने से पहले नर्तकियां भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाती थीं। एक अन्य कमरे में कुछ उत्तेजित सदस्यों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वरद बाबू हमें उस कमरे में ले गए। अनेक युवक एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उनके बीच में शैलेन बाबू भी थे, जिनसे एक दिन पहले हम मिल चुके थे। उन्हें घेर कर बैठे हुए लोगों के बीच भूतों और आत्माओं की कहानियां चल रही थी। वरद बाबू को देखते ही शैलेन बाबू को अपने बचाव की कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपका स्वागत है वरद बाबू। इन लोगों ने मुझे यहाँ परेशान कर दिया है। अरे आप भी यहाँ हैं व्योमकेश बाबू, कृपया अंदर आइए। दो नए लोगों के आगमन के पश्चात बहस रुक गई थी। वरद बाबू द्वारा हमारा परिचय कराए जाने के बाद जब हम लोग बैठ गए तो उन्होंने पूछा, किस बात पर आप सभी लोग इतना उत्तेजित हैं? मामला क्या है? ये लोग मेरी यह बात मानने से इनकार कर रहे हैं। मैंने भूत देखा था, शैलेन बाबू ने उत्तर दिया। ये लोग कहते हैं यह मेरा वहम है। नहीं, हम यह कहना चाहते हैं कि वरद बाबू की पूर्व पत्नी की कहानियों की बाढ़ ने उन्हें इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि उन्हें हर जगह भूत ही दिखाई देता है। पृथ्वीश बाबू नाम के एक सज्जन ने घोषणा की। उन्हें किसी भूत के अस्तित्व पर शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं यह बात मानता हूँ कि मैंने कोई चीज़ साफ साफ नहीं देखी, शैलेन बाबू ने कहा, लेकिन मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ कि मैंने कोई चमगादड़ नहीं देखा था। और यदि आप लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि वरद बाबू की कहानियाँ सुनकर मेरी दृष्टि चली गई, तो ये दो सज्जन ना हमारे शहर में कल आए हैं। वरद बाबू ने हमारी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैंने उन्हें भी अपनी कहानियों से भ्रमित किया है? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते, एक सज्जन ने कहा, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त समय, इन्होंने कल रात को ही भूत देखा है, वरद बाबू ने घोषणा की। सब लोग खामोश हो गए। उसके बाद पृथ्वीश बाबू ने पूछा, क्या आपने सचमुच भूत देखा था? जी हाँ, व्योमकेश ने स्वीकार किया। आपने क्या देखा? एक चेहरा। प्रतिद्वंदियों ने आपस में नजरें मिलाई। व्योमकेश ने उन परिस्थितियों की चर्चा की जिनमें उन्हें वह चेहरा दिखाई दिया था। कमरे में दोबारा खामोशी व्याप्त हो गई। वरद बाबू और शैलेन बाबू के चेहरों पर विजय की चमक दिखाई पड़ी। अमूल्य बाबू इस दौरान चर्चा में शामिल हुए, बिना खामोश बैठे रहे। दमित संशय एवं अस्वीकार के मध्य उनके चेहरे पर एक विरोधाभास दिखाई पड़ा। उनके मन की ऐसी दशा हो रही थी मानो उन्हें उस बात पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा था जिसे मानने के लिए वे तैयार नहीं थे। यदि वह इस निरर्थक बहस के मूल पर प्रहार कर पाते तो शायद उन्हें कुछ संतोष मिल जाता। अपने संपूर्ण अवमाननात्मक स्वर में वह बोले, हो सकता है कि ऐसा हुआ। चूंकि अनेक लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भूत देखा था तो मैं इसे सच मान लेता हूँ, लेकिन क्यों? और अगर यह मान भी लिया जाए कि बैकुंठ सुनार सचमुच भूत बन गया था तो उसे कैलाश बाबू का पीछा करने से क्या लाभ होने वाला था? क्या कोई मुझे यह बात साफ साफ बता सकता है? आप हमेशा भूतों और आत्माओं के इरादों की तह तक नहीं पहुंच सकते हैं, वरद बाबू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन मुझे विश्वास है कि बैकुंठ बाबू कुछ कहना अवश्य चाहते हैं। यदि वह कुछ कहना चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं? अमूल्य बाबू ने बीच में उनकी बात काटते हुए कहा, उन्हें अवसर नहीं मिल रहा। उनकी छवि देखकर हम लोग इतना डर जाते हैं कि वह चले जाने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके अलावा किसी आत्मा को देखने की या अनुमान लगाने की शक्ति होने का यह अर्थ कतई नहीं कि दर्शक उसका वर्णन भी नहीं कर सके। पांडित्य प्रदर्शन की चिंता मत करो वरद,
हम जानते हैं कि तुमने आध्यात्मिकता की अनेक पुस्तकों का कंठस्थ कर लिया है, लेकिन यदि तुम्हारे बैकुंठ बाबू में बोलने की शक्ति का अभाव है तो वह बिला वजह किसी बेकसूर आदमी को परेशान क्यों कर रहा है? यदि वह वास्तव में नहीं बोल सकता तो भी उसके साथ संवाद करने के उपाय? कौन से उपाय? भविष्य सूचक या प्लेंचेट? उसी 3 पैरों वाली तिपाही मेज की बात कर रहे हो ना? वह झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। आपको क्या मालूम? क्या आपने कभी उसका परीक्षण किया है? अमूल्य बाबू खामोश रहने के लिए विवश कर दिए गए। हमारी ओर मुड़ते हुए वरद बाबू ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बैकुंठ बाबू कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वे हत्यारे की पहचान बताना चाहते हों। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और हो सकता है कि यदि हम भविष्य फलक पर उनका आह्वान करें तो वे हमें कुछ सूचित कर सके। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? चूँकि मैंने कभी किसी आत्मा को बुलाए जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं अत्यंत उत्सुक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने उत्तर दिया। क्या हम उसे बुलाने का तत्काल प्रयास करें? कोई हानि नहीं है, वरद बाबू ने अनुक्रिया की। हम अभी यही प्रयास करेंगे। क्या आप सहमत हैं? यदि हम आत्मा को बुला सके तो आपका सारा अविश्वास समाप्त हो जाएगा। सबने उत्साहित होते हुए अपनी सहमति दी। एक छोटी सी मेज तत्काल खींच ली गई। वरद बाबू ने कहा कि अगर कई रसोइये हों तो कड़ी के खराब होने का डर रहता है, इसलिए 5 लोगों का चयन किया गया। वरद बाबू, व्योमकेश, शैलेन बाबू, अमूल्य बाबू और मैं कमरे में बने रहे। शेष लोग बगल वाले कमरे में चले गए। कमरे में अंधेरा करके हम लोग मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। वरद बाबू ने हमें संक्षेप में प्रक्रिया समझाई। हम सब ने अपने हाथ मेज पर रखकर एक दूसरे की उंगलियों का कोमल स्पर्श करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बैकुंठ बाबू का ध्यान करने लगे। कमरे में लगभग अंधकार और संपूर्ण शांति छा गई। इस तरह 5 मिनट बीत गए। प्रेत का कोई संकेत नहीं था। मेरे मन में अन्य विचार घूमने लगे। मैंने बलपूर्वक अपना ध्यान केवल बैकुंठ बाबू पर केंद्रित करने का प्रयास किया। अभी मैं इस निरर्थक युद्ध के प्रति अधीर होने ही वाला था कि सहसा मेज थोड़ी हिली। मेरी त्वचा अचानक सिहर गई। मैं स्थिर बैठा रहा। मेरी उंगलियों के पुर असामान्य रूप से संवेदनशील हो गए। मेज दोबारा हिली। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह मेरी उंगलियों के नीचे से सरक रही हो। वरद बाबू का मंद स्वर सुनाई पड़ा। क्या आप यहाँ हैं बैकुंठ बाबू? यदि हैं तो एक बार दस्तक कीजिए। पहली बार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद मेज का एक पैर ऊपर की ओर उठा और थोड़ी आवाज के साथ नीचे गिर गया। वह यही है, वरद बाबू ने पूरी निष्ठा के साथ सौम्य स्वर में कहा। मेरी नाड़ियों में पहले से अधिक कंपन हुआ। मेरे कान गूंजने लगे। परंतु जब मैंने अपनी आंखें खोली तो चकित रह गया। मैं नहीं जानता कि मुझे किस चीज़ की आशा थी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वह समग्रतः यही था कि हम 5 पूर्वतः अंधेरे में बैठे थे। मामूली से परिवर्तन से यह अनुमान लगाना कठिन था कि अनंत से कोई आत्मा हमारे पास आती दिखाई पड़ रही है। तो क्या मैं प्रश्न करना प्रारंभ करूं? वरद बाबू ने मंद स्वर में पूछा। हमने अपनी रजामंदी जताई। वह नपेतुले शब्दों में आत्मा से प्रश्न करने के लिए आगे बढ़े। आप क्या चाहते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। मेज अपने स्थान पर स्थिर थी। आप बार बार क्यों दिखाई देते हैं? मेज इस बार थोड़ी हिली, परंतु लंबी प्रतीक्षा के बाद भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? इस बार मेज का पाया साफ साफ हवा में ऊपर उठा। उसने फर्श पर कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई अर्थ नहीं समझ आया। यदि उत्तर हाँ है तो एक बार दस्तक दो और नहीं के लिए 2 बार दस्तक दो, वरद बाबू ने आदेश दिया। एकल दस्तक सुनाई पड़ी। मैंने महसूस किया कि मौत के बाद आत्मा से संवाद की प्रक्रिया सरल नहीं थी। हाँ और नहीं में संकेत देना तो संभव था, परंतु किसी आत्मा से विस्तार पूर्वक संवाद करना विचारणीय तौर पर कठिन था। फिर भी मानव बुद्धि ने इस बाधा को पार करने में किसी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी। अंकों के माध्यम से पत्र, तार और टेलीग्राम भेजना प्रारंभ हो चुका था। वरद बाबू ने इसी रीति को लागू किया था। उन्होंने आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, अक्षरशः स्पष्ट करो कि तुम क्या कहना चाहते हो। प्रत्येक अक्षर का संकेत दस्तकों की संख्या से दो। तारीय संचार शुरू हुआ। मेज का पांव दस्तक देकर शांत हो गया। उसने दोबारा दस्तक दी और पुनः शांत हो गया। काफी देर तक प्रयास करने के बाद जो विवरण सामने आया वह इस प्रकार था। घर खाली वरना हानि। मेज की आखिरी दस्तक के बाद वह मंद पड़ गई। हम कुछ देर तक भयभीत होकर बुद्ध बने बैठे रहे। उसके बाद वरद बाबू ने अपना गला साफ करते हुए कहा,
हम कोशिश करेंगे कि आपका मकान खाली हो जाए, या इसके अतिरिक्त भी कोई बात है जो तुम हमसे कहना चाहते हो। मेज स्थिर रही। अचानक मेरे मन में विचार आया। मैंने चुपके से वरद बाबू के कानों में कहा, उससे पूछो कि हत्यारा कौन है। वरद बाबू ने प्रश्न किया। कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद मेज का पांव उठा। तारा तारा तारा। अचानक मेज उग्र रूप से कई बार हिली और उसके बाद स्थिर हो गई। वरद बाबू ने कंपित स्वर में कहा, हम कुछ नहीं समझ पाए। तारा और उसके बाद क्या यह किसी का नाम है। मेज अब स्थिर रही। क्या तुम अभी भी यही हो। वरद बाबू ने दोबारा पूछा। कोई उत्तर नहीं है। मेज निर्जीव वस्तु बनकर रह गई। वह चली गई। वरद बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। व्योमकेश ने जाकर बत्तियां जला दी। उसके बाद हर एक के हाथों पर पैनी निगाह डालते हुए कहा, आप लोग मुझे क्षमा करें, लेकिन कोई भी अपने हाथ में इससे नहीं उठाएगा। मैं आपके हाथों का परीक्षण करना चाहूँगा। आप क्या देखना चाहते हैं। आप यह देखना चाहते हैं कि हमारे हाथों में कोई गोंद तो नहीं लगी। वरद बाबू ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। व्योमकेश के व्यवहार से मैं अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उन सभी सज्जनों को खुलेआम धोखेबाज कहना उचित नहीं था। निसंदेह वह अत्यधिक आशंकित थे, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य का पता लगाने के लिए ऐसी कठोर जांच का कोई अधिकार नहीं था। प्रत्येक आदमी उनकी बात से निराश था, परंतु व्योमकेश ने बिना किसी रियायत के हमारे हाथों की जांच की, यहाँ तक कि मुझे तक को भी नहीं बख्शा। लेकिन किसी के हाथ में उन्हें कुछ महत्वपूर्ण नजर नहीं आया। अपने गालों को हथेलियों पर रखकर उन्होंने मेज पर अपनी कोहनी टिकाई और रोशनी की ओर शून्य में घूरते रहे। तो आपको कुछ नहीं मिला। वरद बाबू ने उन्हें चुनौती देते हुए पूछा। असाधारण, व्योमकेश ने उत्तर दिया। आप लोग ऐसी किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। अनेक ऐसी चीजें हैं। वरद बाबू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अमूल्य बाबू के संदेह भाव बनकर उड़ गए थे। उन्होंने सपाट शब्द में पूछा, लेकिन क्या आप लोगों में से किसी को तारा का अर्थ समझ में आया। प्रत्येक ने आपस में आंखें मिलाई। मेरे मन में अचानक उत्तर कौंधा, ताराशंकर। मैं वह नाम बताने ही वाला था कि व्योमकेश ने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखते हुए कहा, अच्छा यही होगा कि अभी हम इसकी चर्चा ना करें। हाँ, बेहतर यही है कि जो हमें ज्ञात है वह अभी हमारे पास तक ही सीमित रहे। वरद बाबू ने टिप्पणी की। हर एक ने व्यथित भाव से सहमति जताई। यह एक असाधारण अनुभव था, परंतु मैं अब भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, व्योमकेश ने कहा। फिर भी मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं। इसके लिए आपको धन्यवाद वरद बाबू। वह यहाँ से जाने के लिए खड़े हो गए। शैलेन बाबू और अमूल्य बाबू भी वरद बाबू के साथ हमारे साथ वापस आए। उनके घर किले के अंदर ही थे। जब हम अपने घर के नज़दीक पहुंच गए तो शैलेन बाबू ने कहा, मैं अकेला रहता हूँ। मेरे मन में जो संदेह है उसके कारण मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। तुम किस बात से भयभीत हो रहे हो। वरद बाबू ने पूछा। यदि किसी को डरना चाहिए तो वह कैलाश बाबू हैं। हम उन्हें वहां जाने के लिए कैसे राजी करेंगे। हमें उन्हें घर छोड़ने के लिए बड़े आराम से राजी करना होगा, व्योमकेश ने कहा। आप सब लोग तो पहले ही कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी कोशिश करूंगा। कैलाश बाबू बहुत जिद्दी आदमी हैं, लेकिन उनकी खातिर हमें यह काम करना ही होगा। बहरहाल अब हम घर पहुंच गए हैं। आप लोग अब और अधिक कष्ट ना करें। शुभ रात्रि। वे दोनों हमें अलविदा कहकर अपनी राह निकल गए। मैंने अमूल्य बाबू को कहते सुना था, बेहतर यही होगा शैलेन बाबू कि आज की रात आप मेरे घर पर गुजारें। आप अकेले रहते हैं और मेरे घर में भी इस समय मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है। साफ दिखाई दे रहा था कि क्लब में हुए प्रेत आत्मा सत्र ने सभी को भयभीत कर दिया था। शशांक बाबू का विश्वास शायद व्योमकेश के ऊपर से उठ गया था, इसलिए उन्होंने कैलाश बाबू के घर से लौटने के बाद उस दिन हत्या का मामला नहीं उठाया था। इसके अलावा उनके काम का बोझ भी अत्यधिक बढ़ गया था और पूजा का त्योहार नज़दीक होने के कारण उनके पास वैसे भी कुछ खास अवसर नहीं था। इसके पश्चात हमने अगले 2-3 दिन कस्बे और उसके बाहरी इलाकों में भटकते हुए बिताए। वह एक प्राचीन स्थान था और उससे अनेक किंवदंतियां और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई थी, जो जरासंध के युग से लेकर रॉबर्ट क्लाइव के जमाने तक आती थी। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए वह कस्बा अत्यंत श्रेयस्कर था। कस्बे की सैर करते हुए हमें महसूस हुआ कि व्योमकेश शायद हत्या के बारे में भूल गए थे। इस संबंध में उनकी एकमात्र गतिविधि यह थी कि वे प्रत्येक शाम कैलाश बाबू के घर जाते और उन्हें अनेक प्रकार से घर से बाहर जाने के लिए राजी करने की कोशिश करते।
उनके अत्यंत निपुणतापूर्वक बुने हुए कथानक का कुछ प्रभाव भी होता दिखाई देने लगा। कैलाश बाबू ने एक प्रकार से उदासीन सहमति जतानी प्रारंभ कर दी। एक सप्ताह अथवा उसके आसपास वहां से जाने के लिए अपनी सहमति भी दे दी। किले के बाहर एक उपयुक्त घर भी खोज लिया और निर्णय हुआ कि अगले रविवार को वे अपना मकान बदल देंगे। रविवार की सुबह चाय पीते हुए व्योमकेश ने कहा, शशांक, अब हमें अपना लंगर उठा लेना चाहिए। हमें यहाँ रहते काफी समय हो गया। इतनी जल्दी? शशांक बाबू ने कहा, तुम दोनों यहाँ कुछ दिन और क्यों नहीं ठहर जाते? तुम्हारे पास कलकत्ता में तत्काल कोई काम भी नहीं है? क्यों? उन्होंने जो कुछ कहा वह मात्र सदाशयता का परिचायक था, परंतु उनके स्वर में उत्साह का अभाव था। हाँ, शायद नहीं है, व्योमकेश ने उत्तर दिया, लेकिन आदमी को अपनी दुकान खुली रखनी चाहिए। क्या पता कब कौन सा ग्राहक आ जाए। यह बात सच है। तुम कब जाने के बारे में सोच रहे हो? आज। हमने बड़े आराम से अपनी छुट्टियां बिताई। मैं इसे बहुत दिनों तक याद रखूंगा। आज? अच्छी बात है, अपनी तैयारी करो। शशांक बाबू ने कुछ देर खिड़की के बाहर देखने के बाद मंद स्वर में कुछ कहा, परंतु यह सारा मामला अभी तक सुलझा नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि यह एक पेचीदा मामला है, परंतु तुम्हारी प्रतिष्ठा पर विचार करते हुए मैंने उम्मीद की थी कि तुम इस मामले को हल कर दोगे। किस संदर्भ में बात कर रहे हो? बैकुंठ बाबू की हत्या के बारे में? क्या भूल गए? अरे नहीं, मैं कतई नहीं भूला हूँ, लेकिन अब इसमें कुछ और सीखने के लिए नहीं है। सीखने के लिए? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? क्या तुमने इस मामले में सब कुछ सीख लिया? अच्छी बात है, तुम निश्चय ही ऐसा कह सकते हो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। शशांक बाबू ने व्योमकेश के चेहरे की ओर अपनी कुर्सी घुमाते हुए कहा, क्यों? मैं तो बैकुंठ बाबू की हत्या के मामले को कई दिनों पहले ही जान गया था। व्योमकेश ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में घोषणा की, क्या अभी भी हमें उस मामले में माथापच्ची करना है? शशांक बाबू ने उनकी ओर हतप्रभ होकर देखा, लेकिन तुम कई दिनों पहले ही जान गए थे। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? क्या तुम्हें पता चल गया बैकुंठ बाबू की हत्या किसने की? लेकिन इसका पता तो मुझे पिछले रविवार को ही चल गया था। तब फिर तुमने इतने दिनों तक मेरे से बात क्यों छिपाई? साफ कहूं तो तुम्हारे व्यवहार से मुझे यही आभास हुआ कि पुलिस को मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। व्योमकेश ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो तरीके हम बंगाल में अपनाते हैं वे यहाँ हास्यास्पद लगते हैं। तुमने उंगलियों के निशान और कागज की रद्दी के बारे में के तरीके में जो कुछ कहा वह असीम है, इसलिए मैंने अपनी ओर से बताने की पहल नहीं की। जरा कल्पना करो कि यदि तुम्हारा पूरा पुलिस समुदाय तुम्हारी ही तरह मेरी बातों की हंसी उड़ाता और मेरे तथ्यों को कोई लोमहर्षक कहानी बताकर खारिज कर देता तो मेरे ऊपर क्या बीतती? लेकिन तुम मुझे व्यक्तिगत तौर पर बता सकते थे। आखिरकार मैं तुम्हारा मित्र हूँ। उन सब बातों पर ध्यान मत दो। अब मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या जानकारी हाथ लगी? शशांक बाबू ने कहा। व्योमकेश शांत थे। अरे कौन है हत्यारा? क्या हम उसे जानते हैं? व्योमकेश मुस्कुराए। व्योमकेश के घुटनों पर अपना हाथ रखते हुए शशांक बाबू ने याचना के स्वर में कहा, मुझे बताओ व्योमकेश, किसने किया वह? भूत ने। हतप्रभ शशांक बाबू ने कुछ देर तक खामोशी से व्योमकेश की ओर देखा। तत्पश्चात उन्होंने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? भूत ने उनकी हत्या की? मेरे कहने का अर्थ कुछ वैसा ही है। धूल में लट मत मारो व्योमकेश, शशांक बाबू ने अधीर होते हुए कहा। यदि तुम्हें सचमुच यकीन है कि उनकी हत्या भूत ने की, तब उन्होंने निराश होकर अपना माथा पीटा। व्योमकेश मनी मन मुस्कुराए। बरामदे में एक चक्कर काटने के बाद उन्होंने कहा, यदि मुझे आज तुम्हें सारा विवरण देना पड़ेगा तो मैं आज यहाँ से जा नहीं सकूंगा। मुझे रात में फिर यहाँ ठहरना होगा और तुम इसे तब तक नहीं समझ सकोगे जब तक कि मैं अपराधी को पुलिस के हाथों में नहीं सौंप देता। कैलाश बाबू आज अपना घर बदल रहे हैं, इसलिए मुझे आज रात को हत्यारे को पकड़ने की उम्मीद है। इतना कहकर वे शांत हो गए। कुछ पल बाद उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। ऐसा लगता है कि कोई बैकुंठ बाबू की बेटी को लेकर अत्यंत नाराज है। उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। अब मुझे यह स्पष्ट करने दो कि हमें अनिवार्यता करना क्या है। पतझड़ का मौसम था। दिन छोटे होने लगे। शाम का 6 बजे ही अंधेरा हो जाता था और किले के निवासी रात 9 बजे तक बिस्तर में जाकर सो जाते थे। विगत कुछ दिनों से मैंने वहां ऐसा ही कुछ देखा था। हम तीनों उस रात 9 बजे से थोड़ा पहले ही घर से रवाना हो गए। व्योमकेश ने एक टॉर्च ले ली और शशांक बाबू ने अपनी जेब से एक जोड़ी हथकड़ियां डाल ली। सड़क लोगों से खाली एवं सुनसान थी। अर्धचंद्र को छिपाए हुए आसमान में बादल छा गए। सड़क के किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे मिट्टी के तेल वाली लैंप पोस्टों से में से मध्यम रोशनी आ रही थी।
जो घने अंधेरे को चीर पाने में असफल थी। हमें रास्ते में एक भी प्राणी के दर्शन नहीं हुए। जब हम कैलाश बाबू के खाली मकान पर पहुंचे तो उस समय सरकारी खजाने की घड़ी से 9 बजने की आवाज सुनाई पड़ी। सड़क के आसपास देखते हुए शशांक बाबू ने धीरे से सीटी बजाई। अंधेरे से एक आदमी का स्वर उठा। हम लोग उसे देख नहीं पाए, हमारे कानों में केवल उसके चलने की आवाज है। व्योमकेश ने उसके कान में कुछ कहा, उसके बाद वह फिर गायब हो गया। हम चौकन्ने होकर घर में दाखिल हुए। वह खाली था। उसके सभी दरवाजे व खिड़कियां खुली थी। मकान में कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी। मकान किसी निर्जीव शव की भांति वीरान पड़ा था। हम दबे पांव ऊपर गए। व्योमकेश कैलाश बाबू के कमरे के बाहर पल भर के लिए रुके। कमरे में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपनी टॉर्च चलाई, जिसकी उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरा पूरी तरह खाली था। कैलाश बाबू के साथ साथ बिस्तर समेत उनका सारा सामान भी वहां से ले जाया जा चुका था। खाली कमरे की खुली खिड़की से गंगा की शीतल हवा वातावरण को सुगंध बना रही थी। कमरा बंद करने के बाद व्योमकेश ने टॉर्च बुझा दी। फर्श पर पसरते हुए उन्होंने सौम्य स्वर में हमसे बैठने के लिए कहा। अभी कोई पता नहीं है कि हमें कितनी देर तक यहाँ इंतजार करना पड़े। हमें यहाँ सुबह 3 बजे तक रहना होगा। अजीत, जैसे ही मैं टॉर्च जलाऊं तुम फौरन खिड़की पर जाकर उसकी निगरानी करना। और शशांक, तुम अपनी पुलिस वाली ड्यूटी निभाओगे। कहने का अर्थ यह है कि अपनी पूरी शक्ति से भूत को पकड़ोगे। उसके बाद हम ने अपने पंजे से मेरा घुटना पकड़ लिया और जमाई अदबीज ही खत्म हो गई। खिड़की के पास कोई आवाज हुई। मैं कुछ स्पष्ट देख नहीं सका। मेरे कानों में अस्पष्ट आवाज पड़ी। वह दोबारा नहीं दोहराई गई। मैंने कुछ सुनने के प्रयास में अपनी सांसें रोकी, लेकिन कुछ सुन नहीं सका। मुझे केवल अपने दिल की तेज होती धड़कनें सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे के पास किसी के पैर घसीटकर चलने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। एक आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। वह हमसे 2 फीट से अधिक दूर नहीं था, लेकिन मैं किसी भी सूरत में उसे देख नहीं सका। क्या उसे हमारे कमरे में छिपे होने की जानकारी थी? कौन था वह? अब वह क्या करेगा? मेरी रीढ़ में सुरसुरी दौड़ गई। जिस तरह सुबह कमरे में बंद दरवाजों के सुराख से धूप छनकर आती है, उसी प्रकार एक पतली सी रुपहली रोशनी कमरे के अंदर चमकी और हमारे सामने वाली दीवार पर मुड़ गई। अत्यंत पतली किरण थी वह, लेकिन कमरे में प्रकाश लाने के लिए पर्याप्त थी। हमने देखा कि एक लंबा पतला आदमी हमारी और अपनी पीठ किए खड़ा था और अपने हाथ की टॉर्च की पतली रोशनी में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। व्योमकेश ने अपनी टॉर्च जला दी। पल भर के लिए मेरी आंखें उसकी रोशनी में चुंधिया गई। उसके बाद मैंने खिड़की पर जाकर अपनी पोजीशन ले ली। अजनबी ने एक झटके में अपनी आंखें बंद किए हुए हमारी ओर मुड़ा। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। उसके बाद एक साथ कई घटनाएं हुई। घुसपैठिया चीते की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा। शशांक बाबू ने उसे पहलवान की तरह कसकर पकड़ लिया और हम तीनों फर्श पर गुत्थम गुत्ता हो गए। शशांक बाबू उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने अजनबी के पैर पकड़ लिए। वह उससे आजाद नहीं हो सका। वह शशांक बाबू को घसीटते हुए खिड़की की ओर बढ़ा। अब मैंने टॉर्च की रोशनी में उसके ऐंठे और गाढ़े रंग से रंगे हुए चेहरे की एक झलक देखी। वह सचमुच एक भूत की तरह दिखाई दे रहा था। व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, शैलेन बाबू, अगर आप खिड़की के रास्ते से भागने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ केवल तकलीफ ही होगी। आपकी बैसाखियां वहां नहीं है। सिपाही भानु प्रताप सिंह और उनके साथियों ने वहां से हटा दिया। वे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी आवाज ऊंची करते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी। कांस्टेबल सिंह, आप ऊपर आ जाइए। वह कुंकार चेहरा मेरी ओर मुड़ा। शैलेन बाबू? हमारे शुभ चिंतक शैलेन बाबू इस रूप में? यह देखकर हैरान और सुन हो गया। कुछ पल के लिए शैलेन बाबू के नकली चेहरे की खुंकार और राक्षसी आंखें व्योमकेश की ओर मुड़ी, जैसे मानो फट पड़ेंगी। जंगली भालू की तरह दांत दिखाते हुए उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। उनके गले से एक भर्राई आवाज निकली और अचानक शिथिल होकर जमीन पर गिर पड़े। शशांक बाबू जब शैलेन बाबू के पैरों को छोड़कर अपने पैरों पर खड़े हुए तो व्योमकेश ने कहा, शशांक बाबू,
आप शैलेन बाबू को जानते हैं, परंतु शायद आप इनके असली नाम से परिचित नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके कंधे से खून बह रहा है, परंतु ये घाव गंभीर नहीं है। 3-4 आयोडीन का एक फाही ठीक करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा चूंकि आप पुलिस की नौकरी में हैं, इसलिए आपको अपनी नौकरी के तो आनुषंगिक प्रभावों को झेलना ही पड़ेगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए मैं आपको शैलेन बाबू का असली पहचान बताता हूँ। वह सर्कस के जाने माने खिलाड़ी हैं और बैकुंठ बाबू के गुमशुदा दामाद हैं। यदि इन्होंने आपके कंधे पर सचमुच काटा होता तो आप इसे कहावती मुहावरे की तरह किसी दामाद की ओर से किया मजाक मान सकते थे, लेकिन शशांक बाबू उसे किसी भी तरह से मजाक मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खामोशी से अपनी हथकड़ियां दामाद जी की कलाई में जकड़ दी। उसी क्षण कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह ने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी और ऐठी हुई मूंछों के साथ आकर सैल्यूट किया। अपनी घड़ी पर निगाह डालते हुए ब्योमकेश ने कहा, केवल 17 मिनट बचे, इसलिए स्टेशन के रवाना होने से पूर्व मैं आपको जल्दी से अपना स्पष्टीकरण दे देता हूँ। यह कहना व्यर्थ है कि बैकुंठ बाबू के हत्यारे की गिरफ्तारी से शहर में कितनी सनसनी फैली। बहरहाल लोगों को यह जानकारी अवश्य मिल गई कि असंभव को संभव बनाने वाले व्यक्ति केवल ब्योमकेश ही थे। स्नेह और संतोष को बनाए रखने की भरसक कोशिश के बावजूद शशांक बाबू इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। इसलिए हमने अनावश्यक विलंब किए बिना कलकत्ता वापस लौटने का निर्णय किया। कैलाश बाबू अपने पुराने निवास पर लौट चुके थे। अपने प्रस्थान से पूर्व हम लोग उनके शयन कक्ष में एकत्र हुए। शशांक बाबू, वरद बाबू और अमूल्य बाबू भी वहां मौजूद थे। अपने बिस्तर पर आधे बैठे और आधे लेटे। कैलाश बाबू अपने चेहरे पर एक अपरिचित अपनत्व का भाव लाने का प्रयास कर रहे थे। अपने पुत्र पर मिथ्या संदेह करने का पश्चाताप उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अचानक कहा, अब मैं महसूस करता हूँ कि वह ना कोई भूत था और ना ही कोई राक्षस, बल्कि शैलेन बाबू थे। अरे कितना दुष्ट और मक्कार आदमी है। क्या आपको याद है कि उसने इसी कमरे में बैठकर उस दिन वहाँ वहाँ कहकर चिल्लाया था? सब झूठ था। उसने कुछ भी नहीं देखा था। वह केवल हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था ताकि हम यह कल्पना भी न कर सकें कि वह भूत और कोई नहीं बल्कि स्वयं था। व्योमकेश बाबू, अब आप कृपया करके यह बताइए कि आपने इस रहस्य को सुलझाया कैसे? सब लोग उत्सुकता पूर्वक व्योमकेश की ओर देखने लगे। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। आप इसे गलत न समझे वरद बाबू, लेकिन मुझे भूतों और आत्माओं की बात पर कभी विश्वास ही नहीं था। मैं उनके अस्तित्व के प्रश्न में उलझना नहीं चाहता, लेकिन मुझे प्रारंभ से इस बात का संदेह था कि कैलाश बाबू के कमरे में दिखाई देने वाले कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वह हाड़ मांस वाला एक जीता जागता इंसान था। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वह भूत कोई इंसान था। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न यह खड़ा होता है कि वह कौन है और इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। यह रहने वाले हर एक आदमी को वह भूत के बहाने डराने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसका एकमात्र उत्तर यह है कि वह यहाँ से सबको भगाना चाहता था। बहुत अच्छा। अब प्रश्न यह है कि वह सबको यहाँ से भगाना क्यों चाहता था? जैसा कि आप सबको ज्ञात है, बैकुंठ बाबू की मृत्यु के बाद उनके कीमती जवाहरात का कहीं नामो निशान नहीं मिला। पुलिस को संदेह था कि वह उन्हें लकड़ी के एक डिब्बे में रखते थे, जिसे हत्यारा उनकी हत्या करने के बाद साथ ले गया। परंतु मैं इस मान्यता को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मैंने कंजूस बैकुंठ के व्यक्तित्व के बारे में जितना भी थोड़ा बहुत जाना, उसके आधार पर मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उसके जैसा आदमी इतनी मूल्यवान वस्तुओं को मामूली से लकड़ी के डिब्बे में रखेगा। कोई भी नहीं जानता वास्तव में वह उसे कहाँ रखते थे। फिर भी वे निश्चय ही इसी कमरे में कहीं रखे थे। इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि कमरे में कहाँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए चलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। भूतों की झूठी कहानी का एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण यह है कि बैकुंठ बाबू का हत्यारा जानता था कि जवाहरात कहाँ छिपा कर रखे हुए हैं, लेकिन उसे अभी तक उन्हें यहाँ से ले जाने का अवसर नहीं मिला। इसलिए वह घर में आए नए निवासियों को यहाँ से भगाना चाहता था, ताकि बिना किसी बाधा के कीमती जवाहरात यहाँ से ले जाया जा सके। तो इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि वास्तव में भूत ही बैकुंठ बाबू का हत्यारा था। जब मैंने बैकुंठ बाबू की बेटी से पूछताछ की तो मुझे उसके उत्तर में दो विसंगतियां दिखाई पड़ी। पहली की यह है कि उसने उस रात कुछ नहीं सुना। मुझे उसकी वह बात असंभव लगी, लेकिन बावजूद कि वह इस कमरे के ठीक नीचे थी और उसने अपने पिता का गला घोटकर मारे जाने की आवाज़ नहीं सुनी।
हत्यारे ने मृतक का गला घोटते समय उससे जवाहरात के बारे में जानने की कोशिश की थी। दूसरे शब्दों में इसे लेकर दोनों में बातचीत भी हुई। बैकुंठ बाबू चीखे भी थे, फिर भी उनकी बेटी ने यह नहीं सुना। संभव है। दूसरी बात यह है कि वह अपने दिवंगत पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए गया में अंतिम संस्कार करने की भी इच्छुक नहीं थी। सच्चाई यह है, वह जानती थी कि उसके पिता वास्तव में भूत नहीं बने थे, इसलिए वह आश्वस्त थी। और वास्तव में संभवतः वह इस तथाकथित आत्मा की सच्चाई भी जानती थी। किसी अनपढ़ महिला के अपने पिता के अंतिम संस्कार के प्रति अनिच्छुक होने का अन्य कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वैकुंठ बाबू की बेटी के बारे में अटकलें लगाने की काफ़ी गुंजाइश है, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है वह यह जानती है कि हत्या किसने की, इसलिए वह हमलावर को बचाने की कोशिश कर रही थी। पिता के अतिरिक्त किसी महिला का सबसे नज़दीकी व्यक्ति कौन हो सकता है? इसका उत्तर अनावश्यक है। मुझे पहले दिन से ही पता लग गया था कि वैकुंठ बाबू की बेटी एक पतिव्रता है, इसलिए इस हत्या के पीछे उसके पति के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता। मुझे पहले ही एक अन्य संकेत मिल गया था कि वैकुंठ बाबू का दामाद ही असली हत्यारा है। भूत 15 फीट ऊंचा था और वह पहली मंजिल की खिड़की में बड़ी आसानी से झांक सकता था। किसी साधारण मनुष्य के लिए यह संभव हो सकता है। उसने उस काम के लिए सीढ़ी का उपयोग भी नहीं किया। यदि कोई आदमी सीढ़ी लेकर आता तो उसके लिए इतनी जल्दी गायब हो पाना संभव नहीं था। तब उत्तर है लाठियाँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग उनके बारे में जानते होंगे। वह एक जोड़ी लंबी लाठियाँ हैं। उन लाठियों की सहायता से चोर डाकू रात भर में 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर घटना को अंजाम देकर रातों रात लौट आते थे। आजकल कई सर्कसों में भी लाठियों पर करतब दिखाने अनेक कलाकार होते हैं। बिना नियमित अभ्यास के कोई लाठियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि हत्यारा कोई सर्कस से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। वैकुंठ बाबू का खर्चीला दामाद एक सर्कस समूह का अंग था। उसे अनिवार्यतः एक कुशल अभिनेता भी होना चाहिए था, इसलिए मेरा यह अनुमान और भी पुख्ता हो गया। लेकिन सब लोग तो यही जानते कि वह यहाँ नहीं है, 8 साल से लापता था। एक दिन बागीचे की तलाश करते हुए मुझे कूड़े के ढेर से एक कागज का टुकड़ा मिला। वह सर्कस का एक फटा पुराना इश्तिहार था जिस पर शेर की तस्वीर छपी थी। उसके पीछे हाथ से कुछ लिखा था। ऐसा प्रतीत होता था कि लिखने वाले के पास कोई अन्य कागज उपलब्ध नहीं था। उस पर लिखे शब्द असंगत थे, फिर भी उसका अर्थ लगाया जा सकता था। एक कंगाल पति अपनी पत्नी से पैसे की मांग कर रहा था। अजीत, तुमने जिस शब्द की बेड के रूप में व्याख्या की थी वह वास्तव में बैंड था, हस्बैंड का खंडित प्रारूप। उसे देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि एक निर्धन पति ने दूर देश से वह पत्र अपनी पत्नी के पास भेजा था और यह कहने की कोई तुक नहीं है कि उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। इस बात पर बहुत कम विश्वास किया जा सकता है कि बैकुंठ बाबू किसी ऐसे बदमाश को आर्थिक सहायता दे सकते थे जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यह सब कुछ कोई 1 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले शहर में कोई सर्कस आया था, इसलिए इससे अनिवार्यतः यही निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि उसके पति ने वह पत्र किसी दूरस्थ क्षेत्र से भेजा था, क्योंकि वह उस समय अपने सर्कस के साथ था। उसने कागज के अभाव में इश्तिहार के पीछे पत्र लिख दिया था। कुछ महीनों के बाद पति मुंगेर आ गया। मैं नहीं जानता कि वह यहाँ पैसे पाने से कैसे सफल हुआ, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य लाभ के बहाने एक किराए के मकान में रह रहा था। उसे मुंगेर में कोई नहीं जानता था। वह जसोर का रहने वाला था और उसकी शादी नवद्वीप में हुई थी, इसलिए उसे बैकुंठ बाबू के दामाद के रूप में जानने वाला यहाँ कोई नहीं था। बैकुंठ बाबू को भी शायद अपने दामाद के आने की जानकारी नहीं थी। वह पूरी तरह आश्वस्त बने रहे, लेकिन दामाद ने गोपनीय जानकारियां जुटाई और एक योजना बनाई। चूंकि ससुर जी स्वयं अपने दामाद को कोई धन नहीं दे सकते थे, इसलिए उसने अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग किया। इसके बाद वह लाठियों के सहारे उस रात खिड़की के रास्ते अपने ससुर के शयन कक्ष में दाखिल हुआ और अप्रत्याशित रूप से उसे अपने कमरे में देखकर वह थोड़ा व्यथित हुए। लेकिन उनका दामाद अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। पहले उसने अपने ससुर की हत्या करने के बाद जवाहरात की खोज की। बैकुंठ बाबू का जीवित रहना उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता था, इसलिए उनकी हत्या करने के लिए वह तैयार होकर आया था। लेकिन उसे खजाने को ले जाने का अवसर नहीं मिला। उसकी पत्नी नीचे जाग गई थी और वह ऊपर आकर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उस रात दामाद केवल एक मोती लेकर भाग गया। शेष खजाना जहाँ का तहाँ बना रहा। बैकुंठ बाबू ने अपना खजाना एक विचित्र स्थान अपने कमरे की दीवार में छिपा रखा था। दीवार की सतह को कुरेद कर उन्होंने उसमें एक छोटा सा सुराग बना रखा था। वह उसमें से कोई रत्न निकालते और बाद में दीवार की सतह को चूने से भर देते।
इस काम के लिए उनके पानदान में पर्याप्त चूना रहता था, जिससे उनका काम आसान हो जाता था। दीवार से कोई मोती निकालने से पूर्व ही दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने जल्दबाजी में वहां चूना लगाकर उस सुराख को भर दिया, लेकिन उसके अंगूठे का निशान चूने पर बना रह गया। पहले पहल मुझे भी इस बात पर आश्चर्य हुआ कि बैकुंठ बाबू ने अपने रत्नों को कहाँ छिपाया। उस दिन कमरे का निरीक्षण करते समय जब मैंने उंगलियों का निशान देखा तो मैं तत्काल सब कुछ साफ तौर पर समझ गया। 2.5 लाख रुपए मूल्य के जवाहरात पूरे कमरे में चूने की परतों के नीचे छिपा कर रखे गए थे। उन्होंने उन्हें इतनी सफाई से छिपाया था कि सूक्ष्मतम जांच से भी कुछ पता नहीं चला। तुम्हें उन शेष 50 रत्नों को खोजने के लिए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा शशांक। मेरे पास अधिक समय नहीं है, वरना मैं स्वयं यह काम कर देता। फिर भी मैंने पेंसिल से उन स्थानों पर निशान लगा दिया जिससे तुम्हें खोजने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। अतः अब हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अपने ससुर की हत्या करने के बाद दामाद केवल एक मोती अपने साथ ले जाने में सफल हुआ और अब वह शेष रत्नों को खोजने का प्रयास कर रहा था। लेकिन यह दामाद कौन है? निश्चय ही वह इसी कस्बे का निवासी और संभवतः हमसे परिचित भी है। हमारे पास उसकी उंगलियों के निशान है, परंतु केवल वही इतने बड़े शहर में उसे खोजने में सहायक नहीं हो सकते। पर विकल्प भी क्या था? मुझे उस शाम भूतवाहन मेज पर एक अफसर मिल गया। मेज पर एक भूत दिखाई पड़ा। मैंने महसूस किया हम में से कोई एक उस मेज को हिला रहा था और उसे ही हत्यारा होना चाहिए था। भूत की गवाही अपने आप में एक पूर्ण साक्ष्य थी। मैंने किसी बहाने से हर एक की उंगलियों का निरीक्षण किया और उंगलियों का निशान शैलेन बाबू की उंगलियों से मेल खा गया। इसलिए उसके बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा कि शैलेन बाबू ही हत्यारा था, और शायद आप लोगों में से भी किसी को किसी अन्य पर कोई संदेह नहीं होता। अतः शैलेन बाबू को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वरद बाबू का शिष्य बनना आसान था। वह आदमी बाहर से अत्यंत मृदुभाषी एवं अबोध नजर आता है, परंतु अंदर से वह एक अत्यंत निर्दयी खूंखार भेड़िया है। उसके हृदय में करुणा के लिए कोई स्थान नहीं। व्योमकेश ठहर गए। प्रत्येक व्यक्ति निःशब्द था। अमूल्य बाबू ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे मुझे तो काफी राहत मिली। इन सब चीजों के अतिरिक्त व्योमकेश बाबू, आपने हमें वरद बाबू के भूतों से बचा लिया। जिस तरीके से उनकी गतिविधियां चल रही थी, उन्हें देखते हुए एक दिन मैं भी उनका भक्त बन सकता था। आपने वरद बाबू के भूत को भगा दिया, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। सब लोग हंस पड़े। वरद बाबू ने धीरे से कहा। अमूल्य बाबू से पूछा, तुम क्या बुदबुदा रहे हो? किसी एक हाथी के सिर में मोती न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। मैंने किसी हाथी के सिर की खोज तो नहीं की, अमूल्य बाबू ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन हम में से हर एक यह जान गया कि तुम्हारे सिर में क्या छिपा है। अच्छा, मेरे 17 मिनट बीत चुके। अब मैं अनुमति चाहता हूँ। मैं ताराशंकर बाबू, जो निस्संदेह एक उदार व्यक्ति हैं, को पहले ही अलविदा कह चुका। मेरे सम्मानजनक अभिवादन आप लोग उनके पास एक बार फिर भिजवा दीजिएगा। अच्छा चलो अजीत, अब हम चलते हैं।